गुड मॉर्निंग। तो हम लोगों ने कल तक देखा हुआ था प्रियम्बल में जो वर्ड यूज किए जा रहे हैं उन वर्ड्स को हम देख रहे हैं कि उनके क्या मतलब है, मीनिंग क्या है। और फिर हमने कहा इसके बाद हम लोग जो क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस है वो स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम लोग जहाँ तक कल देखे हुए थे, हमने कल 5 वर्ड जो हैं वो देखे थे, 6 वर्ड। विद द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब क्या है? जो पॉपुलर सॉवरेंटी को एक्सप्रेस करता है, यानी कि जो सोर्स ऑफ पावर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो भारत के लोगों में वो वेस्टेड है, वो निहित है। दूसरा हमने सॉवरेन वर्ड यूज किया था और हमने कहा सॉवरेन मतलब इंडिपेंडेंट स्टेट होता है, जो किसी के सबऑर्डिनेट नहीं होता है, जो अपने डिसीजन फ्रीली लेता है, एक्सटर्नल या इंटरनल बोथ वे, जो अपने निर्णय आंतरिक और बाह्य रूप में वह स्वतंत्र रूप में लेता है, उसे हम सॉवरेन कहते हैं। इसीलिए जो कंट्री में इंडिया, पाकिस्तान, यूएस, ये जो कंट्री हैं इनको हम सॉवरेन कहते हैं। लेकिन इनके जो यूनिट्स हैं, इनके जो प्रोविंस हैं, हम उनको सॉवरेन नहीं कहते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ ये सब संप्रभु नहीं है, क्योंकि इनके ऊपर भी कोई है, लेकिन इंडिया, भारत सरकार के ऊपर कोई नहीं है। फिर हमने वर्ड यूज किया सोशलिस्ट। हमने कहा सोशलिस्ट जो है वह इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एक आइडियोलॉजी नहीं बल्कि एक पॉलिसी ऑफ स्टेट है। विचारधारा नहीं है कि हम चीन या रूस की तरीके से साम्यवादी विचारधारा, समाजवादी विचारधारा लेकर चलते हैं, क्योंकि आइडियोलॉजी हमें बांध देती है। कि आइडियोलॉजी क्या होती है, विचारधारा किसे कहते हैं? सेट ऑफ आइडियाज एंड बिलीव्स, जो एक विचारों, मूल्यों का एक पूरी व्यवस्था होती है, हम उसे विचारधारा कहते हैं। और उसी नजरिए से हम दुनिया को देखना शुरू कर देते हैं, तो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। कहते हैं ना कि कोई राइट विंग का जो है वहां पर विचारधारा रखता है, कोई लेफ्ट विंग का विचारधारा रखता है, कोई लिबरल विचारधारा, कोई कैपिटलिस्ट विचारधारा। तो विचारधाराएं आपको बांधती हैं। तो हमने अपने को सोशलिज्म से नहीं बांधा है, हमने सोशलिस्ट वर्ड यूज किया है। और सोशलिस्ट का मतलब क्या है? तो हमने कहा सोशलिस्ट का मतलब है कि यह पॉलिसी ऑफ स्टेट है, यानी राज्य की नीति का हिस्सा है, जिसका मकसद, जिसका उद्देश्य है कि भारत में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हो, संसाधनों का समतामूलक वितरण हो, और कम्युनिटी ओनरशिप ऑन रिसोर्सेज हो, संसाधनों पर समुदाय का नियंत्रण हो। भारत एक ऐसा समाजवादी देश है जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात करता है, जहां लोकतांत्रिक समाजवाद देखने को मिलता है। एक ऐसा लोकतांत्रिक समाजवाद जहां पर हम यह देखते हैं कि इस सोसाइटी में हम राज्य के द्वारा ही वह लोगों के वेलफेयर की कल्पना करते हैं कि लोगों का वेलफेयर यहां पर स्टेट के ही थ्रू होगा। हमने लास्ट क्लास में बात किया था कि सोशलिज्म जो हमारा प्रियम्बल में वर्ड यूज किया गया है, वैसे तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किया गया था, लेकिन इसका जो इंस्पिरेशन था वो हमारे नेशनल मूवमेंट के दौरान देखा जा सकता है। खुद गांधी जी सर्वोदयी समाज की कल्पना करते थे, और सर्वोदय का मतलब होता है जहां सभी के साथ समानता का व्यवहार हो, जहां पर अंतिम व्यक्ति, लास्ट मैन का भी वह उद्धार हो, जहां उसके भी इमेंसिपेशन के लिए, उसके भी जो है इंप्रूवमेंट के लिए काम किया जाए, वहां पर वह सर्वोदय कहलाता है। अंत्योदय से सर्वोदय की बात गांधी जी किया करते थे। हमने आपको लास्ट क्लास में यह भी बताया था कि जो समाजवाद की विचारधारा है उसके तो अलग अलग व्याख्याएं हैं। काल्पनिक समाजवादी अलग बोलते हैं, मार्क्सवादी समाजवादी अलग बोलते हैं, या लोकतांत्रिक समाजवादी उसे अलग तरीके से देखते हैं। कार्ल मार्क्स का नाम भी हमने लिया था, और कार्ल मार्क्स भी एक साम्यवादी समाज की कल्पना करता है, कम्युनिस्ट सोसाइटी की बात करता है, एक ऐसे समाज जहां पर सब लोग समान हो। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से गांधी जी कहा करते थे। गांधी जी का भी मानना था कि राम राज्य जो उनका होगा वहां पर किसी तरीके के स्टेट की जरूरत नहीं होगी, जिसको वह स्वराज्य कहते थे। स्वराज का मतलब होता है सेल्फ रूल, यानी कि हमारे ऊपर किसी स्टेट मशीनरी का, हमारे ऊपर किसी एक्सटर्नल अथॉरिटी का रूल नहीं होगा। हम इतने इथिकल होंगे कि हम अपना रूल खुद करेंगे, अपने को अनुशासित स्वयं करेंगे। तो गांधी जी भी स्टेटलेस सोसाइटी की बात करते थे, गांधी जी भी इक्विटेबल सोसाइटी की बात करते थे, और कार्ल मार्क्स भी यही बात करते थे। लेकिन दोनों में अंतर यह था, जैसा हमने बताया था, कि मार्क्स का मानना था कि हमें साम्यवादी समाज लाने के लिए, समानतापूर्ण समाज लाने के लिए एक वायलेंट रिवॉल्यूशन करना होगा, एक हिंसक क्रांति करनी होगी। गांधी जी इस बात से सहमत नहीं थे। यानी दोनों के उद्देश्य एक हो सकते हैं, लेकिन दोनों के तरीके क्या थे? अलग थे। क्योंकि गांधी जी का मानना था कि नॉन वायलेंस और ट्रुथ के बल पर ही हम जो है वह एक सर्वोदयी समाज का निर्माण करेंगे, हिंसा की कोई जगह वहां पर नहीं होगी। तो गांधी जी और मार्क्स में इस तरीके के अंतर देखे जाते हैं।
लेकिन यहाँ पर हमने कहा कि नेहरू जी जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनके ऊपर फेबियन समाजवाद का प्रभाव देखा जाता है जो ब्रिटेन में चल रहा था, और डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर भी जो हमारे संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे संविधान सभा के, उनके ऊपर भी फेबियन समाजवाद का प्रभाव था। और इन दोनों लोगों का मानना था कि राज्य को यह जिम्मेदारी लेनी होगी कि समाज में जो असमानता है, इनइक्वालिटी है, हमें इसे खत्म करना है और समाज में समानता की धारणा को बढ़ावा देना है। तो ये सारी चीजें जो हैं हमने पढ़ी हुई थी। फिर हमने सेकुलर वर्ड यूज किया था। हमने कहा सेकुलर का मतलब क्या है। अगर हम भारत के संदर्भ में, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो हमने कहा कि यहाँ पर वो डिफिनीशन नहीं है जो डिफिनीशन वेस्टर्न सोसाइटीज में देखने को मिलती है, क्योंकि वेस्टर्न जो सोसाइटीज हैं वहां सेकुलरिज्म का एक पहला जो सिंपल सा मतलब है कि स्टेट हैज नो रिलीजन, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। लेकिन जो दूसरा वहां का डिफिनीशन है वो ये है कि स्टेट और रिलीजन के बीच एक आइसोलेशन देखा जाता है। स्टेट रिलीजियस मैटर में और रिलीजन स्टेट के मैटर में कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकता है, किसी भी तरीके का कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। रिलीजन प्राइवेट अफेयर है और स्टेट पब्लिक अफेयर को देखता है, डील करता है। तो अगर आप निजी क्षेत्र में कुछ भी धर्म के संबंध में करना चाहते हैं, यू आर फ्री। लेकिन हाँ, पब्लिक लाइफ में जो है वहां पर बोला जाता है कि आपको वह स्टेट के रेगुलेशन को, रूल को वहां पर मानना होगा। तो ये चीजें देखी जाती हैं। हमने कहा था कि सेकुलरिज्म का ये जो वेस्टर्न मॉडल है, इसके दो तरीके देखने को मिलते हैं, एक फ्रांस में और एक अमेरिका में। अमेरिका थोड़ा फ्लेक्सिबल है, यानी आपका रिलीजन, आपके रिलीजियस बिलीफ जो हैं उसको आप एक्सप्रेस करने के लिए फ्री हैं, चाहे वह प्राइवेटली हो चाहे वह पब्लिकली हो। लेकिन फ्रांस में सेकुलरिज्म के लिए टर्म यूज किया जाता है लेसिटे, और लेसिटे का मतलब है कि जहां पर रिजिड या स्ट्रिक्ट जो है आइसोलेशन स्टेट और रिलीजन में देखने को मिलता है, जहां पर आप पब्लिक लाइफ में, पब्लिक स्फीयर में आप रिलीजियस बिलीफ को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। रिलीजन आपका प्राइवेट मैटर है और पब्लिक लाइफ में स्टेट कोई भी कंट्रोल कर सकता है। आपने सुना भी होगा कि फ्रांस ने कई तरीके के नियम और कानून वहां पर बनाए और जिसकी वजह से बड़ा विवाद फ्रांस में देखने को मिल रहा है। आपने सुना होगा कि वहां पर नकाब पहनने या वहां बुर्का पहनने या वहां पर पब्लिक प्लेसेस पर जो यहाँ रिलीजियस साइन हैं, धार्मिक चिन्ह हैं, उनका इस्तेमाल करने पर रोक लगाई गई। और उसके बाद से फ्रांस में एक अलग तरीके का वहां पर रिलीजियस जो है डिबेट वहां पर चल रहा है। हमने कहा कि इन सब स्टेट के मामले में राज्य थोड़ा अलग, इंडिया थोड़ा अलग है। इंडिया में हमने भी एक चीज तो डिसाइड कर लिया कि स्टेट हैज नो रिलीजन, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। लेकिन हमने टोटल आइसोलेशन के बजाय हमने प्रिंसिपल डिस्टेंस बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन के कंसेप्ट को यहां पर वह उठाया है। हम राज्य और धर्म के बीच सैद्धांतिक दूरी, अलगाव की बात नहीं करते हैं। दूरी तो मानते हैं कि राज्य और धर्म के बीच एक दूरी होगी, लेकिन यह दूरी सैद्धांतिक होगी, यानी जहां जरूरत होगी वहां हस्तक्षेप किया जाएगा और जहां दूरी जरूरत नहीं होगी वहां पर हस्तक्षेप जरूरी नहीं होगा, वहां हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो सैद्धांतिक रूप में हम कोई हस्तक्षेप राज्य धर्म के मामले में सैद्धांतिक रूप में कोई हस्तक्षेप नहीं करता है, लेकिन अगर रिक्वायर्ड है तो जरूर वहां पर करता है। यह जो हस्तक्षेप राज्य के द्वारा किया जाता है, यह अपेक्षा है कि वह निगेटिव इंटरफेरेंस ना हो। बार बार जानबूझकर रिलीजियस मैटर को पोक करना यह स्टेट का काम नहीं है। पॉजिटिव इंटरफेरेंस, सकारात्मक हस्तक्षेप राज्य के द्वारा किया जाना चाहिए। और जब सकारात्मक हस्तक्षेप कर रहा है राज्य धार्मिक मामलों में, तो उस वक्त ध्यान रखना होगा कि राज्य को यहां पर सर्वधर्म समभाव, यानी सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार, इक्वल ट्रीटमेंट एमंग रिलीजन के कंसेप्ट को फॉलो करना होगा। सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार हो, यानी अगर वह हिंदू पर्सनल लॉ को मॉडिफाइड करने के लिए हिंदू कोड बिल लेकर आ रहा है, तो वहां पर मुसलमानों के लिए ट्रिपल तलाक लेकर आ रहा है, या अलग अलग जो है रिलीजियस कम्युनिटी के धार्मिक मामलों के संबंध में अगर राज्य कानून बना रहा है, तो वहां पर वह ध्यान रखना होगा कि ऐसा न लगे कि किसी धर्म विशेष के साथ अलग और किसी धर्म विशेष के साथ अलग व्यवहार किया जा रहा है। तो हमारे यहाँ का जो सेकुलरिज्म है वो कंपोजिट कल्चर को लेकर, इंक्लूसिव कल्चर को लेकर चलने की बात करता है, सभी धर्मों को साथ लेकर चलने की बात करता है। हमने फिर डेमोक्रेटिक वर्ड यूज किया था और हमने कहा था कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि जहां पर पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल देखा जाता है, रूल बाय पीपल देखा जाता है, लोगों का शासन जहां पर देखा जाता है, लोगों की सहभागिता जहां पर देखने को मिलती है। लेकिन हमने आपको बताया कि डेमोक्रेसी जब शुरुआत से आया है तो इसके दो रूप देखने को मिलते हैं, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी।
डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब है जहां पॉलिसी फॉर्मुलेशन और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में डायरेक्टली पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल देखा जाता है, जहां नीतियों के निर्धारण और कार्यान्वयन में लोगों की प्रत्यक्ष सहभागिता देखी जाती है। ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो था वह एंशियंट इरा में आप देख सकते हैं या पहले के समाजों में देख सकते हैं, जब पॉपुलेशन बहुत कम हुआ करती थी और सभी लोग एक जगह इकट्ठित होकर उपस्थित होकर वो इस तरीके के पॉलिसी इनिशिएटिव कर सकते थे। लेकिन आधुनिक काल में जहां पर राज्य की जनसंख्या का आकार लाखों करोड़ों अरबों में है, ऐसे राज्यों में वह डायरेक्ट डेमोक्रेसी सूटेबल नहीं है। इसलिए हमने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को प्रमोट किया है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब है कि जहां पर पब्लिक जो है वह अपने विल को किसी एक रिप्रेजेंटेटिव को ट्रांसफर कर देती है और रिप्रेजेंटेटिव जो होता है उसका वह उनके नाम पर, उनकी इच्छा के आधार पर, अकॉर्डिंग टू देयर विल, वह वहां पर रूल करता है, वह पॉलिसी फॉर्मुलेट करता है, पॉलिसी इंप्लीमेंट करता है। यह इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के रूप में देखा जाता है। लेकिन हमने कहा रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी समस्या यह है कि जनता की भूमिका कम होती जाती है, क्योंकि जनता यहां पर इलेक्शन के दौरान वह अपने प्रतिनिधि को, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन देती है और उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव कैसा करता है, क्या नहीं करता है, कई बार उसको कंट्रोल करने का तरीका जनता के पास नहीं होता है। ऐसे में 5 साल जिसको हमने चुन लिया वह क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इसका अब मूल्यांकन 5 साल बाद जब चुनाव होंगे तभी हो पाएगा। इसीलिए इसको इलेक्शन सेंट्रिक मॉडल कहते हैं कि यह चुनाव केंद्रित लोकतंत्र का मॉडल होता है। लेकिन हाल के दिनों में हमने कहा कि दुनिया के सभी लोकतांत्रिक देश वह इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को डेमोक्रेटिक डायरेक्ट डेमोक्रेसी के टूल के जरिए ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कई देशों में देखा जा सकता है कि इनिशिएटिव जैसी प्रक्रियाएं चल रही हैं, प्लेबिसाइड, रेफरेंडम, रिकॉल, इस तरीके के प्रैक्टिसेस जो हैं वह दुनिया के अलग अलग हिस्सों में दिख रहे हैं। इसलिए आज हम डेमोक्रेसी को देखते हैं तो पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी दिखती है, आज हम डेमोक्रेसी को देखते हैं डिलिब्रेटिव डेमोक्रेसी दिखती है। लोगों की सहभागिता सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक देखी जा सकती है। लोग वाद संवाद कर रहे हैं, सरकारों से सवाल पूछ रहे हैं। यही यहां पर लोकतंत्र का सही मायने में अर्थ है। हमने कहा था कि लोकतंत्र को अगर हमें विशद रूप में समझना है तो हमें यह समझना होगा कि लोकतंत्र एक दो तरफा संबंध राज्य और नागरिक के बीच में। अगर राज्य अपनी भूमिका नहीं निभाएगा सही तरीके से, नागरिक ऐसी स्थिति में राज्य से दूरी बना लेता है, राज्य की संस्थाओं से दूरी बना लेता है, राज्य के कानूनों को मानना बंद कर देता है, मत देने के अधिकार का इस्तेमाल नहीं करता है, कर चोरी जैसी प्रवृत्तियां करता है और यह किसी भी लोकतंत्र की विफलता का सूचक होता है। लेकिन अगर राज्य अपनी भूमिका न निभाए तो नागरिकों के पास एक और विकल्प होता है जो वॉइस मॉडल के रूप में होता है, जहां पर नागरिक अपनी आवाज वह पहुंचाते हैं अलग अलग फोरम के जरिए। वह सरकार की अन्यायपूर्ण नीतियों का विरोध करते हैं, कई मंचों के माध्यम से, रैलियों के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से, और इस तरीके से वहां पर राज्य को अपनी भूमिका का बेहतर निर्वहन करने के लिए बाध्य करते हैं, जवाबदेह बनाते हैं। यही लोकतंत्र का जो दर्शन है, यही हम चाहते हैं हमारे यहाँ भी, कि हमारे यहाँ पर ऐसा न हो कि राज्य जो है अगर वह गलत कर रहा है तो नागरिक शांत और निष्क्रिय हो जाएं, कुंठित हो जाएं, बल्कि वे रचनात्मक तरीके से क्रिएटिवली जो है स्टेट को रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल बनाने का काम करें। अगला जो वर्ड हमने लिया वो लास्ट वर्ड था रिपब्लिक। और रिपब्लिक का मतलब क्या था? तो हमने कहा रिपब्लिक का मतलब है कि जहां पर हम हेड ऑफ नेशन इलेक्टेड होता है। हेड ऑफ नेशन इलेक्टेड होने का मतलब क्या है? तो हमने कहा कि यहां पर भारत का जो हेड ऑफ नेशन है वो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, अमेरिका के हेड ऑफ नेशन वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, ब्रिटेन के हेड ऑफ नेशन वहाँ की राजा या रानी होते हैं, वो इलेक्टेड होने चाहिए। तो हमने कहा इंडिया में आप देखेंगे, अमेरिका में देखेंगे, प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। कौन करता है ये उतना मायने नहीं रखता है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। इसलिए यहाँ रिपब्लिक माना जाता है, यहाँ हेरिडेटरी तरीके से चीजें नहीं होती है, लोगों के पास पावर होता है। लेकिन अगर ब्रिटेन में देखते हैं तो वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की देखी जाती है, क्योंकि डेमोक्रेसी के साथ साथ वहां पर राजतंत्र अभी भी बना हुआ है, क्योंकि वहां पे राजा और रानी का रूल होता है। हालांकि उनके पास कोई शक्ति नहीं है, कोई पावर नहीं है, लेकिन सिंबॉलिक रूप में अगर हम देखें तो उनका एग्जिस्टेंस वो लोग एक्सेप्ट करते हैं। इसलिए वो रिपब्लिक नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क हैं, संवैधानिक राजतंत्र वहां पर आप देखेंगे।
अब हमने कहा था कि जो प्रियम्बल में अदर वर्ड्स यूज किए गए हैं, जो ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताते हैं, जो सरकार के उद्देश्यों को, संविधान के उद्देश्यों को बताते हैं, ऐसे 4 शब्द हैं जिनको हमको आज देखना है। इनमें पहला शब्द है जस्टिस, दूसरा है लिबर्टी, तीसरा है इक्वालिटी और चौथा है फ्रेटर्निटी। एक एक करके इन चारों शब्दों को हम लोग देखेंगे कि इनके मतलब क्या हैं, इनके मायने क्या हैं और यहां पर किस रूप में इसको देखा जाता है। तो पहले हम लोग यहां पर जस्टिस वर्ड जो है वहां पर देखेंगे कि आखिर ये जस्टिस का मतलब क्या होता। तो आज जो हम लोगों को पहला वर्ड देखना है वो है जस्टिस यानी न्याय। जस्टिस यानी न्याय के बारे में हम लोगों को देखना है। तो जस्टिस क्या है यहां पर पहले ये समझिएगा। जस्टिस का मतलब है कि जस्टिस एज अ फेयरनेस, यह निष्पक्षता के रूप में है। यानी इसके अर्थ को अगर हम देखें तो यहां पर जो है जस्टिस निष्पक्षता के रूप में माना जाता है। निष्पक्षता के रूप में जस्टिस एज अ फेयरनेस, फेयरनेस या निष्पक्षता के रूप में, यानी अकॉर्डिंग टू राइट और रॉन्ग, जो राइट और रॉन्ग पर बेस्ड हो। यानी जो यहां पर डिसीजन लिए जाते हैं वो सही और गलत के रूप में लिए जाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, इस आधार पर यहां पर निर्णय लिए जाते हैं। इसका जो उद्देश्य होता है, न्याय क्यों जरूरी है, तो न्याय इसलिए जरूरी है कि सोसाइटी में एक ऑर्डर मेंटेन रहे, समाज में व्यवस्था और संतुलन बनाए रखने के लिए। अगर जस्टिस नहीं होगी तो सोसाइटी में ऑर्डर और बैलेंस मेंटेन नहीं रहेगा। टू मेक बैलेंस एंड ऑर्डर इन सोसाइटी, तो यहां पर समाज में व्यवस्था और संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी होता है कि न्यायपूर्ण समाज हो, जस्ट सोसाइटी हो, संतुलन बनाने के लिए। तो यहां पर जो है ये बहुत जरूरी हो जाता है कि ऐसी सोसाइटी यहां पर जो है होनी चाहिए। क्लियर है? तो जस्टिस क्या है? जस्टिस फेयरनेस है जो राइट और रॉन्ग पर बेस्ड है। यह बेस्ड किस पर है? राइट और रॉन्ग के कंसेप्ट पर बेस्ड है। और इसका पर्पस क्या है? तो इसका पर्पस है कि सोसाइटी में जो है ये यहां पर ऑर्डर और यहां पर बैलेंस बनाने के लिए जरूरी है। अब हमने कहा कि अगर हम प्रियम्बल में देखें कि प्रियम्बल में हमारा जो है ये जस्टिस किस तरीके से दिखाई देता है, तो एक ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई देता है। 3 कीवर्ड्स हैं, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। तो यहां 3 इन कीवर्ड्स को हमको समझना होगा। तो प्रियम्बल में हमने कहा कि 3 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन यहां पर इसके दिए गए हैं। और ये 3 डायमेंशन यहां पर क्या है? 3 आयाम यहां पर क्या है? तो ये एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर बनाता है, ट्रायंगल स्ट्रक्चर यहां पर बनाता है। इसको गोल्डन ट्रायंगल के रूप में भी हम देख सकते हैं। तो ये गोल्डन ट्रायंगल जो स्वर्णिम त्रयी जिसको हम कहते हैं, जस्टिस जो है वह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 रूपों में दिखाई देता है। एक हमने कहा कि यहां पर सोशल जस्टिस के रूप में दिखाई देता है, एक हमने कहा कि यह इकोनॉमिक जस्टिस के रूप में दिखाई देता है, और एक यहां पर वह पॉलिटिकल जस्टिस के रूप में दिखाई देता है। 3 अलग अलग रूपों में यह हमारा जस्टिस यहां पर दिखाई देता है। तो 3 आयाम यहां पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। अब इन 3 आयामों के मतलब क्या है? जब हम सोशल जस्टिस की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन, यानी कोई सामाजिक भेदभाव नहीं होना चाहिए। हम कहते हैं कि समाज में किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, एक के साथ अलग और एक के साथ अलग व्यवहार हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जब कहते हैं कि यहां पर सोशल जस्टिस, तो हम कहते हैं कि यहां पर एबोलिशन ऑफ जो है वह ऑल टाइप ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के सभी रूपों की समाप्ति हो और सभी के साथ इक्वल हो, ट्रीटमेंट हो, यानी इक्वल ट्रीटमेंट की बात यहां पर कहते हैं। सोशल जस्टिस का मतलब क्या है? सोसाइटी में सभी के साथ, यानी कोई जाति के आधार पर भेदभाव न हो, धर्म के आधार पर, जेंडर के आधार पर कोई भेदभाव न हो। तो इक्वल ट्रीटमेंट की बात करते हैं, समान व्यवहार की बात करते हैं।
तो नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन या नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजन या एक्सेट्रा। तो यहां पर जो है ये बोला जाता है, यहां पर बोला जाता है कि कोई प्रिविलेज क्लास नहीं होगा, यहां पर कोई प्रिविलेज क्लास नहीं होगा, और यहां पर जो है वह एक्सप्लॉइटेशन, शोषण का अंत यहां पर जो है कर दिया जाता है, यानी शोषण का अंत कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर जो सोशल जस्टिस पहला टर्म है, और ये सबसे पहला इस गोल्डन ट्रायंगल का सबसे हायरार्की में सबसे ऊपर का जस्टिस है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जस्टिस सोशल जस्टिस है। सोशल जस्टिस का मतलब होता है कि डिप्राइव्ड क्लासेस को मेन स्ट्रीम से जुड़ना। कभी आपसे पूछा जाए कि अच्छा ये बताइए, इंटरव्यू में ये सारे सवाल बहुत बनते हैं, सोशल जस्टिस से आप क्या समझते हैं, तो आप एक लाइन में बोलेंगे कि डिप्राइव्ड क्लासेस को हमें मेन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी से वहां लिंक करना है। तो जब हम वंचित वर्गों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ते हैं तो हम कहते हैं कि यही सामाजिक न्याय है, जहां कोई भेदभाव नहीं होगा जाति, धर्म, लिंग के आधार पर, जहां सबके साथ व्यवहार एक समान होगा, जहां शोषण का अंत होगा। जो वंचित वर्गों को मुख्य धारा से जोड़ना, डिप्राइव्ड क्लासेस को मेन स्ट्रीम से लिंक करना, तो वंचित वर्गों को मुख्य धारा से जोड़ना, यही सोशल जस्टिस का मतलब होता है। दूसरा जो वर्ड यूज किया गया है वो है इकोनॉमिक जस्टिस। और इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब क्या होता है कि जहां पर रिसोर्सेस जो हैं वह कंसंट्रेटेड न हो, कि यहां पर किसी के हाथ में जो है वह रिसोर्सेस यहां पर न कंसंट्रेशन न हो, तो यहां पर इसको बोलते हैं दूसरे शब्दों में डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात की जाती है कि इकोनॉमिक जस्टिस के लिए ही एक नया वर्ड यहां पर यूज किया जाता है, वितरण मूलक न्याय, कि अर्थव्यवस्था ऐसी हो कि जहां पर संसाधनों पर कुछ लोगों का केंद्रीकरण न हो, जहां पर जो है वह सभी लोगों में इक्वल जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस है वहां पर हो। तो यहां पर यह बोला जाता है कि इलिमिनेशन ऑफ इनइक्वालिटी। एक तो इसका मतलब हो गया कि इलिमिनेशन ऑफ इनइक्वालिटी, जो फैसिलिटी, जो अपॉर्चुनिटी, जो इनकम के ग्राउंड पर एक बहुत बड़ा गैप देखने को मिलता है, उसको खत्म करने की बात की जाती है कि यहां पर जो है वह असमानताओं की समाप्ति की जाए, यानी इनकम, वेल्थ, प्रॉपर्टी, इनके बेसिस पर जो यहां पर देखे जाते हैं। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन, यहां पर सभी को जो है टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू एवरीवन, तो यहां पर इसको देखा जाता है। और इसको बेहतर तरीके से बोला जाए तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का मतलब है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस। यहां पर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस की बात की जाती है, संसाधनों का समता मूलक वितरण यहां पर होना चाहिए। तो संसाधनों के समता मूलक वितरण की बात यहां पर की जाती है। तो ये इकोनॉमिक जस्टिस यहां पर इस रूप में आता है। तो पहला सोशल जस्टिस, दूसरा इकोनॉमिक जस्टिस, और तीसरा पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब है कि सभी नागरिकों को राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए। मतलब कि यहां पर जैसे ब्रिटेन में जब पहली बार लोकतंत्र आया तो वहां पर जिनके पास प्रॉपर्टी थी और जो मेल थे, केवल उन लोगों को वहां पर वोटिंग राइट दिया गया था, महिलाओं को वोटिंग राइट नहीं दिया गया। वहां पर जो गरीब थे, मजदूर थे, उनको वोटिंग राइट नहीं दिया गया। ये पॉलिटिकल जस्टिस नहीं है, ये राजनीतिक न्याय नहीं है। राजनीतिक न्याय कहता है कि यहां भी फेयरनेस होना चाहिए, जो राजनीतिक अधिकार आपके पास हैं वही राजनीतिक अधिकार उनके पास होने चाहिए। ऐसा न हो कि कुछ खास धार्मिक समूह, जातीय समूह, भाषाई समूहों को राजनीतिक अधिकार ज्यादा है और अधिकांश लोगों को नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी यहां पर इक्वल पॉलिटिकल राइट होने चाहिए, इक्वल पॉलिटिकल राइट टू एवरीवन। यहां पर सभी को यहां पर समान राजनीतिक अधिकार होने चाहिए, सभी को समान राजनीतिक अधिकार यहां पर होने चाहिए। समान राजनीतिक अधिकार होने का मतलब क्या है कि राइट टू वोट यहां पर देने का अधिकार सभी के पास हो, यहां पर सभी को समान राजनीतिक अधिकार हो। यानी कि आप जो है
इक्वल पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज, राजनीतिक गतिविधियों में सभी की भागीदारी यहां पर इंश्योर हो, तो उसमें किसी तरीके का चेक एंड बैलेंस ना हो, सभी के पास वोटिंग राइट हो, सभी के पास इलेक्ट होने का राइट हो, ये यहां पर देखा जाएगा। तो जस्टिस का मतलब कि जो फेयरनेस की बात करता है, जो राइट रॉन्ग पर बेस्ड है, और जो सोसाइटी में ऑर्डर और बैलेंस को बनाने की बात करता है। ये जो जस्टिस है, ये प्रियम्बल में 3 रूपों में देखा जाता है, जिनमें सबसे ऊपर सोशल जस्टिस को रखा जाता है और उसके बेस इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस को रखा जाता है। अब दूसरा जो कीवर्ड्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है वो है लिबर्टी। आइए एक बार पहले लिबर्टी को समझते हैं और फिर लिबर्टी से रिलेटेड अलग अलग जो कंसेप्ट हैं उनको समझते हैं। जब हम बात करते हैं स्वतंत्रता और आपसे बोलते हैं कि क्या है स्वतंत्रता, आपसे पूछा जाता है कि बताइए क्या है लिबर्टी, क्या है स्वतंत्रता, तो आप यहां पर बात करते हैं कि स्वतंत्रता का मतलब है कि जो मैं करना चाहूं कोई रोक टोक न हो, यानी एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शंस। आपके हिसाब से स्वतंत्रता का मतलब है एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शन। पॉलिटिकल थ्योरिस्ट के बीच में भी यह डिबेट चला कि क्या यही डिफिनेशन बनाया जाए, क्या सभी को पूरी तरीके से छोड़ दिया जाए, किसी तरीके का कोई एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शंस न हो, सब अपने अपने अनुसार काम करें। लेकिन अगर हम लिबर्टी को इस रूप में डिफाइन करेंगे तो हम अपने सिविलाइजेशन को खत्म करने की एक तरीके से तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि अगर मैं पूरी तरीके से स्वतंत्र हूं और मुझे कोई पुलिस, कोई आर्मी, कोई ब्यूरोक्रेसी, कोई नहीं रोकने वाला है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आसपास जितने रिसोर्सेज हैं उस पर मेरा कब्जा हो जाए। और जब मैं वहां पर कब्जा करना चाहूंगा तो कोई और भी लिबर्टी का एंजॉय कर रहा होगा, वो भी वहां पर आएगा, हमारे बीच में कन्फ्लिक्ट होगा और उस कन्फ्लिक्ट में कोई हमें रोकने नहीं आने वाला है, क्योंकि हम तो अपना अपना काम करने के लिए स्वतंत्र हैं। ऐसी स्थिति में माइट इज राइट की कंडीशन हो जाएगी, जो ताकतवर होगा वही जीतेगा, और हमेशा हर व्यक्ति से ताकतवर कोई ना कोई किसी न किसी रूप में मिल जाता है। तो सभ्यता और समाज तो यूं ही खत्म हो जाएगी आपस में लड़ लड़ के। इसलिए लिबर्टी का जो नैरोअर डिफिनेशन है, संकीर्ण अर्थ है, वो तो केवल इतना कहता है कि आप एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शंस, यानी आपके ऊपर बाहर से कोई प्रतिबंध नहीं होगा, आप एक्ट अकॉर्डिंग टू योर विल, आप अपनी इच्छा के अनुसार कार्य कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको कंप्रिहेंसिव मैनर में देखने की, ब्रॉड मैनर में देखने की कोशिश करें, तो लिबर्टी का मतलब कुछ और आएगा। हम स्वतंत्रता को किस रूप में देखना चाहते हैं? व्हाट इज लिबर्टी? हम चाहते हैं कि स्वतंत्रता हमारे लिए एक ऐसी दशा हो, एक ऐसा कंडीशन हो जहां हम फ्रीली कोई भी काम कर रहे हैं, लेकिन इस काम के करने के दौरान हम दूसरों की स्वतंत्रता का भी सम्मान कर रहे हैं। इसको कहते हैं हार्म प्रिंसिपल, इसको कहते हैं क्षति का सिद्धांत। यानी कि हम फ्री हैं कुछ भी करने के लिए, लेकिन वहां तक, टू सम सच एक्सटेंड, जहां पर हम दूसरों को हार्म नहीं कर रहे हैं। यह हार्म प्रिंसिपल होता है कि हम दूसरों को हार्म न करते हुए अपनी स्वतंत्रता का एंजॉय कर सकते हैं। तो एक डिफिनेशन यहां पर यह भी आया कि स्वतंत्रता का मतलब है कि आप अपने दायरे में आप अपनी आजादी का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन दूसरे उससे गलत तरीके से प्रभावित न हो। आगे चलकर थ्योरिस्टों ने कहा कि असल में लिबर्टी का मतलब क्या है। लिबर्टी का मतलब यह नहीं है कि आप कुछ भी कर सकें। लिबर्टी का मतलब कुछ करने की स्वतंत्रता नहीं, जो कर सकते हैं उसको करने की स्वतंत्रता है। मतलब जो कर सकते हैं, हर इंसान में एक पोटेंशियलिटी होती है, हर इंसान में एक अपनी कैपेसिटी होती है, अब हर एक इंसान में अपनी एबिलिटी होती है। लेकिन कई बार परिस्थितियों की वजह से वह व्यक्ति उस रूप में न सोच सकता है, न उस रूप में कर सकता है जो उसके अंदर है। ये चीजें अमूमन देखी जाती हैं। पहले माना जाता था कि बाहर से जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं उसकी वजह से हम वो काम नहीं कर पाते। जैसे मैं सरकार की आलोचना करना चाहता हूं लेकिन नहीं कर पा रहा हूं, तो हमें लगता है कि सरकार ने हमें रोका हुआ है, इसलिए हम आलोचना नहीं कर पा रहे। हम कहीं जाना चाहते हैं, हम नहीं जा सकते हैं, हम वहां पर नहीं जा रहे क्योंकि लोगों ने हमें रोका हुआ है, सोसाइटी ने, स्टेट ने कुछ ऐसा नियम बनाया होगा। लेकिन लिबर्टी कहता है कि ऐसी वजह नहीं है। सही बात तो यह है कि हम अपनी संभावनाओं का, अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम अपने इंटरनल वीकनेस के शिकार होते हैं। हमने खुद पर प्रतिबंध लगाया है। आप अपने आप से सवाल करके देखिए कि आप में से अधिकांश लोग वह क्यों स्वतंत्र नहीं हो पाते हैं? क्योंकि एक कुछ ऐसी चीजें होती हैं हमारे व्यक्तित्व की जो हमें वह काम करने से रोकती हैं।
इसलिए स्वतंत्रता ब्रॉडर अगर टर्म में बोला जाए तो लिबर्टी का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ इंटरनल रिस्ट्रिक्शंस, जो आंतरिक प्रतिबंध हमारे अंदर है। आंतरिक प्रतिबंध क्या है? फियर, भय, भय से स्वतंत्रता हो। दूसरा अभाव, कि हमारे पास अगर कुछ चीजें लैक कर रही हैं तो हम नहीं कर सकते, हमारे पास शिक्षा वगैरह नहीं है तो हम नहीं कर पाएंगे। स्वतंत्रता का मतलब वहां पर क्या है? तो स्वतंत्रता का मतलब है आंतरिक प्रतिबंधों का अभाव। स्वतंत्रता का सही मायने में मतलब है अपनी क्षमताओं का विस्तार करने वाली दशाओं का होना, यानी क्रिएटिव एक्सप्रेशन ऑफ योर पर्सनैलिटी अगर पॉसिबल हो तो वही कंडीशन यहां पर लिबर्टी के रूप में होती है। तो यहां पर हमने कहा कि लिबर्टी को अगर हम देखेंगे तो यहां पर हमें पहली चीज समझनी होगी कि दो शब्द यहां पर हैं, एक है लिबर्टी और एक होता है फ्रीडम। दो अलग अलग शब्द हैं, इन दोनों के हिसाब से हम देखेंगे। लिबर्टी का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ एनी रिस्ट्रिक्शन, एब्सेंस ऑफ एनी रिस्ट्रिक्शंस या रिस्ट्रेंट्स, किसी भी प्रतिबंध का अभाव, किसी भी प्रतिबंध का अभाव, कोई आपके ऊपर प्रतिबंध न हो। लेकिन फ्रीडम का मतलब क्या है? कि जहां पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हो। तो फ्रीडम कम्स विथ सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, यानी वह कुछ तार्किक प्रतिबंधों का होना, तार्किक प्रतिबंधों का होना। तो यहां पर इससे क्या समझ में आता है कि लिबर्टी या फ्रीडम जो है, हमारे प्रियम्बल में लिबर्टी वर्ड यूज किया गया है कि एकदम बिल्कुल आप वहां फ्री रहिए, और हमारे जो है फंडामेंटल राइट में वर्ड यूज किया गया है फ्रीडम। तो ये पहले तो दोनों का अंतर समझिएगा। लेकिन नॉर्मली अगर हम यहां पर बोलें कि इनका मतलब क्या है, तो लिबर्टी यानी कि यहां पर स्वतंत्रता के बारे में अगर पूछा जाए क्या है, तो लिबर्टी का मतलब यहां पर क्या होता है और यहां पर फ्रीडम का मतलब क्या होता है। लिबर्टी का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शंस, एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शंस यानी बाह्य प्रतिबंधों का अभाव, यानी एक्ट अकॉर्डिंग टू योर विल, अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करना। प्रतिबंधों का अभाव, बाह्य प्रतिबंधों का अभाव, अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करना। ये तो संकीर्ण नैरोअर डिफिनीशन है, इसको आप निगेटिव लिबर्टी के रूप में यहां पर बोल सकते हैं। ये यहां पर निगेटिव फ्रीडम के रूप में देख सकते हैं, ये निगेटिव कंसेप्ट यहां पर है। फ्रीडम को अगर हम निगेटिव और पॉजिटिव रूप में बोलें तो निगेटिव कंसेप्ट यहां पर है कि बस बाहर से किसी तरीके का हमारे ऊपर कोई प्रतिबंध न हो, तो यही स्वतंत्रता है। लेकिन असल में प्रतिबंध होना ये हमारे लिए ज्यादा जरूरी है, जो हमारे लिए यहां पर गलत चीजें न हो। तो यहां पर इसका मतलब क्या है? तो एब्सेंस ऑफ इंटरनल रिस्ट्रिक्शन यानी आंतरिक प्रतिबंधों का अभाव, आंतरिक प्रतिबंधों का अभाव, आंतरिक प्रतिबंधों का अभाव। यहां पर स्वतंत्रता का जो पॉजिटिव अर्थ है उसका क्या मतलब है? कि ऐसी दशा जहां पर हम अपने क्षमताओं को एक्सप्लोर कर पाएं, टू एक्सप्लोर आवर कैपेसिटी, जहां अपनी क्षमताओं का दोहन कर पाएं, टू एक्सप्लोर या एक्सप्लॉइट आवर कैपेसिटीज, अपनी क्षमताओं का दोहन किया जा सके, दोहन कर सकें। ऐसी दशाएं हैं कि जहां पर जो है, जो हमारे, जहां पर हम जो ऐसा कंडीशन जो हमारे व्यक्तित्व के रचनात्मक विकास के लिए आवश्यक है, यानी फॉर क्रिएटिव डेवलपमेंट ऑफ
आवर पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व के रचनात्मक विकास के लिए जो आवश्यक हो। व्यक्ति के रचनात्मक यानी स्वतंत्रता का मतलब वो कॉपरनिकस वाला, कि वो कम से कम इतनी बात तो बता सके कि वो क्या सोच रहे थे पृथ्वी और सूर्य के बारे में। ये है यहां पर व्यक्ति के रचनात्मक विकास के लिए। तो स्वतंत्रता हमें मौका देती है कुछ बेहतर करने का, विकास के लिए आवश्यक दशा। तो स्वतंत्रता के विकास के लिए आवश्यक दशा का मतलब क्या है? आपका क्रिएटिव एक्सप्रेशन तब होगा, ये कंडीशंस तब आएंगे, आपकी पर्सनैलिटी का क्रिएटिव एक्सप्रेशन तब होगा जब आपके पास जो है वो सारी चीजें अवेलेबल हों कि आप अपने को एक्सप्रेस भी कर सकते हो और गलत तरीके से एक्सप्रेस न कर पाए। यहां पर एक तरीके का पॉजिटिव रिस्ट्रिक्शंस देखा जाएगा, यहां पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन देखा जाता है। तो यह पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम है। तो स्वतंत्रता के दो यहां पर वह मतलब देखे जाते हैं, एक जो हर तरीके के प्रतिबंध को खत्म करने की बात करता है, एक जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की बात करता है, एक तार्किक प्रतिबंधों की बात करता है। क्लियर है यहां तक? एक चीज और यहां पर समझिएगा कि एक बड़ा रिलेशन है यहां पर लिबर्टी और लॉ में, यानी कानून जो होते हैं वे जरूरी होते हैं या नहीं। अगर हमें निगेटिव कंसेप्ट के हिसाब से फ्रीडम देखें तो निगेटिव कंसेप्ट कहता है कि जहां पर कानून होगा यानी बाहर का बंधन होगा वहां स्वतंत्रता नहीं होगी। तो निगेटिव लिबर्टी के लोग मानेंगे कि लॉलेस सोसाइटी। आप सोचिए बिना कानून का समाज कैसा होगा। इसलिए यहां पर लिबर्टी का मतलब ये नहीं, निगेटिव कंसेप्ट नहीं है फ्रीडम का, पॉजिटिव कंसेप्ट। कभी भी क्वेश्चन आए स्वतंत्रता का मतलब क्या है, ये कई बार क्वेश्चन आते हैं, तो वहां पर उसके पॉजिटिव कंसेप्ट को समझना है और ये समझना है कि जो लॉ होते हैं वही प्रोटेक्ट करते हैं फ्रीडम को। अगर कानून न हो स्वतंत्रता का संरक्षण न हो। हाँ, ये अलग बात है कि हर तरीके का कानून स्वतंत्रता का संरक्षण नहीं करता है। कई बार सरकारें गलत कानूनों के माध्यम से हमारी आजादी छीन लेती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कानून होने ही नहीं चाहिए। अगर कानून नहीं होंगे तो स्वतंत्रता किसी कीमत पे नहीं होगी, क्योंकि एनार्की सिचुएशन में फ्रीडम एग्जिस्ट नहीं करता है। क्योंकि हमारे जीवन जो है एनार्की हो जाए, कोई सरकार कोई कानून नहीं है, तो कोई भी हमारे ऊपर हमला करना शुरू कर दे, हमारी स्वतंत्रता तो वहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन आज हमारी स्वतंत्रता सुरक्षित क्यों है कि हम बाहर निकलते हैं तो ये डर नहीं है कि कोई हमारे ऊपर हमला करेगा। क्यों? क्योंकि हमें मालूम अगर कोई ऐसा करेगा तो हम पुलिस के पास फोन कर देंगे। तो इसलिए स्वतंत्रता का जो वास्तविक मतलब है वो पॉजिटिव फ्रीडम है, यानी कि आपका रचनात्मक विकास हो, अपनी क्षमताओं का पहचान हो, आपकी क्षमताओं का दोहन हो। इस रूप में हम स्वतंत्रता को देखते हैं। क्लियर है? अब आइए लिबर्टी के जो 5 डायमेंशन हैं उनको यहां पर देखते हैं। लिबर्टी जो है वह 5 रूपों में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिखाई देती है। कौन कौन से हैं? पहला है लिबर्टी ऑफ थॉट। ये पूरा ऑर्डर आता है क्वेश्चन के रूप में, बहुत से लोग गलत करते हैं। लिबर्टी ऑफ थॉट का मतलब क्या हो गया? विचारों की स्वतंत्रता, एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बिलीफ विश्वास की स्वतंत्रता, फेथ आस्था की स्वतंत्रता और वर्शिप यानी उपासना की स्वतंत्रता। तो लिबर्टी ऑफ थॉट पहला वर्ड यूज किया गया है, लिबर्टी ऑफ थॉट। दूसरा वर्ड यूज किया गया है लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन। तीसरा वर्ड यूज किया गया है लिबर्टी ऑफ बिलीफ। तो चौथा वर्ड यूज किया गया है लिबर्टी ऑफ फेथ और 5वां वर्ड यूज किया गया है लिबर्टी ऑफ वर्शिप। अब आपसे अगर हम ये पूछें कि यहां पर इनके मतलब क्या है, आप अपने आप से अभी क्लास ले रहे हैं, आप खुद से पूछिए। मैं पूछूं लिबर्टी ऑफ थॉट, विचारों की स्वतंत्रता का मतलब क्या है, आपका क्या जवाब होगा? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, आस्था या धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। यहां पे इनके अलग अलग मायने हैं। जब मैं बोलता हूं कि लिबर्टी ऑफ थॉट, तो आपसे अगर सवाल पूछता हूं तो आप कहते हैं कि विचारों की स्वतंत्रता का मतलब कि हम अपने विचार दूसरों से कह पाएं। तो फिर अगर ये मतलब है तो लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन का क्या मतलब होगा? अभिव्यक्ति का मतलब, अभिव्यक्ति का मतलब ही होता है अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना। लिबर्टी ऑफ थॉट का मतलब है कि आप थॉट थिंक कर सकें, फ्रीली थिंक कर सकें। सवाल ये है कि आप अभी कहां कहां आप लोग हैं, मोबाइल से आप इस क्लास को देख रहे हैं, क्या यहां बैठे बैठे आपके विचारों को मैं रिस्ट्रिक्ट कर सकता हूं? मैं बोल दूं कि अच्छा वो जो
वहां पर सैमसंग वाले मोबाइल से देख रहे हैं क्लास, थोड़ा सा वो जो है वो अलर्ट हो जाएं कि आप सो कर मत देखिए, आराम क्लास को क्लास के तरीके से देखिए। मैं किसी को यहां से किसी के विचारों को पढ़ के बोल सकता हूं कि आप जो आईफोन का इस्तेमाल करके क्लास कर रहे हैं और आराम से चाय कॉफी पीते हुए थोड़ा सीरियस बनिए। यहां से मैं विचारों को कैसे कंट्रोल कर सकता हूं? आपके दिमाग में क्या चल रहा है मुझे क्या मालूम है? आपके दिमाग में क्या चल रहा है उसको कैसे बोला जाए कि आप ये विचार मत सोचिए? तो अगर ऐसा नहीं है कि हमारे विचारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है, रिस्ट्रिक्टेड किया जा सकता है, तो फिर लिबर्टी ऑफ थॉट की जरूरत ही क्या है? जो चीज ऑलरेडी फ्री है आप उसको क्यों लिबर्टी देने की बात कर रहे हैं? हमारे दिमाग में क्या चल रहा है कोई रोकने वाला नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। कारण क्या है कि हमारे विचारों को आकार दिया जाता है। और कैसे आकार दिया जाता है? मैं कोई भी सवाल आपसे बोल दूं कि अच्छा बताइए ये जो शब्द आपको मैंने लिखा है इसका क्या आपके दिमाग में क्या विचार बन रहा है? आप बताएंगे कि ये बड़ा ही एम्बिशियस एग्रेसिव स्टेट है और चीटर है, धोखेबाज है, और चीन जो है वो हमारे बॉर्डर पर जो है हमेशा डिस्प्यूट, यही सब कुछ इमेज बनेंगे ना। थॉट्स यही आएंगे चाइना को लेकर ना कि इंडिया को चाइना से लड़ना है, इंडिया और चीन के बीच में कंपटीशन चल रहा है, यही थॉट आएंगे। हम अगर आपसे पूछे कि ये थॉट क्यों आए, चीन, क्या आप जन्म लेते ही आपको मालूम था कि चीन कौन है? 2 साल के जब हुए तो आपको पता चल गया कि चीन क्या है, कहां क्या कर रहा है? नहीं मालूम चला। कहां से मालूम चला? जब आपको इंफॉर्मेशन मिलते हैं तब आपके अंदर थॉट बनने शुरू होते हैं। ये इंफॉर्मेशन होते हैं जो हमारे थॉट प्रोसेस को शुरू करते हैं। बिना इंफॉर्मेशन के थॉट नहीं बनते। और इमेजिन कीजिए कि हम आपको गलत इंफॉर्मेशन दे दें। अगर गलत मैनिपुलेटिव इंफॉर्मेशन देंगे तो आपके थॉट कैसे होंगे? मैनिपुलेटिव। आपके जो थॉट हैं उन्हें बदला जा सकता है। हिटलर ऐसे ही करता था। वह वहां पर रेडियो के माध्यम से, ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम से, न्यूज़पेपर्स के माध्यम से जो अपना एजेंडा था वह लोगों के दिल दिमाग में डालने की कोशिश करता था, जिससे लोग दूसरे वर्जन ऑफ ट्रुथ को देख ही न पाए और वही सच माने जो हिटलर उन्हें दिखाना चाहता था। ये बात केवल हिटलर की नहीं है, दुनिया की अधिकांश डेमोक्रेटिक, नॉन डेमोक्रेटिक हर एक कंट्री, इंफॉर्मेशन के जरिए आपके थॉट को सेव दिया जाता है। यानी अगर आपको गलत सूचना मिले, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन का न होना, इसीलिए लिबर्टी ऑफ थॉट का मतलब है कि सिटीजंस इंफॉर्म्ड सिटीजंस होने चाहिए, सूचित नागरिक समाज होना चाहिए, सूचनाबद्ध होना चाहिए, जागरूक नागरिक समाज होना चाहिए, सही सूचनाएं वहां तक पहुंचे, जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन। तो लिबर्टी ऑफ थॉट ये कहता है कि जो हमारे लोग हैं उनके विचार करने की स्वतंत्रता हो, उसको सेव देने की कोशिश न की जाए। मैनिपुलेटिव फ्रॉड जो इंफॉर्मेशन या फॉल्स फेक न्यूज हैं इन पर कंट्रोल किया जाए। तो फेक न्यूज अगर बढ़ रहा है तो हमारे किस प्रियम्बल के वैल्यू को ये चोट पहुंचाता है? तो राइट ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ थॉट को पहुंचाता है। एक्सप्रेशन आप जानते हैं कि जो आपके दिमाग में विचार आ रहा है उसको दूसरों तक कम्युनिकेट करना, चाहे वह ओरली हो, चाहे वो रिटन हो, चाहे वो साइन के थ्रू हो। बिलीव का मतलब है कि किसी एक आइडिया में आप स्ट्रांगली जो है फर्म डिटरमाइंड है कि ये सही है। कोई भी विचार हो सकता है कि आप मार्क्सवाद में विचार करते हो सकता है आप उदारवाद में, हो सकता है आप दक्षिण पंथ में। आपका बिलीफ किसमें है ये आप पे निर्भर करता है। हो सकता है कि आपका बिलीफ जो है वह ऐसे आइडियोलॉजी में है जिसमें सोसाइटी के और लोगों का न हो, आप फेमिनिस्ट हो, आप एनवायरमेंटलिस्ट हो, आप कोई भी हो सकते हैं। तो बिलीफ आपका जो है वो हो सकता है। फेथ का मतलब क्या है कि जहां किसी रिलीजन या गॉड आपका रिलेशन क्या है, योर रिलेशन जो है फ्रॉम जो गॉड टू जो है इस पीपल्स जो है उनके बीच के जो रिलेशन इंडिविजुअल के, तो ये जो रिलेशन है, आप आस्तिक भी हो सकते हैं, अथेइस्ट भी हो सकते हैं, आप जो है वहां पर नास्तिक भी हो सकते हैं, आप कुछ भी हो सकते हैं। तो ये सब आपके ऊपर है कि आप किस धर्म में विश्वास करते हैं, किस में नहीं। वर्शिप, आप किस तरीके से अपने गॉड को वर्शिप करना चाहते हैं, मंदिर में, मस्जिद में, खुले में, घर में, यू आर फ्री टू डू ऑल दीज थिंग। तो लिबर्टी जो हमारे प्रियम्बल में मेंशन है वो 5 डायमेंशंस लेकर आती है, लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। अगला जो वर्ड है वो है इक्वालिटी का, और इक्वालिटी का मतलब क्या है अब यहां पर देखते हैं। तो छठा आपका 7वां जो है जस्टिस हमने देखा, 8वां लिबर्टी देखा, अब 9वां हम लोग देखने जा रहे हैं और वो है इक्वालिटी।
इक्वालिटी का मतलब क्या होता है पहले ये समझिएगा। इक्वालिटी का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज, यानी किसी भी तरीके का कोई विशेषाधिकार किसी के पास न हो। तो एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस, प्रिविलेजेस विशेषाधिकारों का अभाव। मतलब क्या है, हमारी जो ट्रेडिशनल सोसाइटी रही है, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं अलग अलग एग्जाम में, तो हमें इन सब के लिए तैयार रहना है। अगर हम देखें तो हमारी ट्रेडिशनल सोसाइटी में क्या होता था, हायरकी होती थी, ये इस जाति के हैं, इस समूह के, ये इस समूह के हैं, इस तरीके का बड़ा बड़ा डिवीजन देखने को मिलता था। तो इक्वलिटी कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कि यहां पर आप ऊंची जाति के हैं तो आपको कम पनिशमेंट मिलेगा किसी क्राइम पर, और आप नीची जाति के हैं तो आपको अधिक पनिशमेंट मिलेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप पुरुष हैं तो आपको बाहर पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलना चाहिए, आप महिला हैं तो आप घर के चार दीवारी के अंदर होनी चाहिए। ये जो है प्रिविलेजेस, यहां पर किसी स्पेशल क्लास के लिए नहीं होना चाहिए। आज खुद अपनी सोसाइटी में आप देखिए कि किस तरीके से हमने स्टीरियोटाइप इमेजेस जो हैं वहां पर गढ़े। आपसे अगर हम पूछें कि क्या आपको नहीं लगता है कि महिलाओं का घर से बाहर निकलना वह हमारे फैमिली सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर रहा है, आप कहेंगे बिल्कुल। आप में से बहुत से लोग इस तरीके के भी सोच के और मानने वाले होंगे। वो ये नहीं कह सकते हैं कि फैमिली को मेंटेन करना, परिवार को बनाए रखना वह केवल महिला का काम नहीं होता है, वह पुरुष और महिला दोनों का काम होता है। दोनों को साथ वहां पर, अगर महिलाएं बाहर निकलकर काम करना चाहती हैं तो पुरुष उन्हें क्यों वहां पर सहायता नहीं दे सकते हैं, ये कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होने चाहिए। लेकिन प्रिविलेज किसके पास है, वह पुरुषों के पास अमूमन होता है। एक एग्जांपल से समझिएगा कि अगर मान लीजिए, मैं मान ही लूं कि आप सभी लोग जो इस क्लास को देख रहे हैं, आप लोग बहुत ज्यादा जो है इक्वालिटी को फॉलो करते हैं, आप लोग बहुत समतावादी अच्छे आदमी हैं, और आपसे कहूं, जो लोग खासकर लड़के हैं, अगर उनसे मैं बोलूं कि मान लीजिए कि आप और आपकी पत्नी दोनों ही वह जॉब में हैं, और अचानक आपका एक बड़ा प्रमोशन आता है और आपको अपने जिले से किसी दूसरे राज्य के किसी जिले में भेज दिया जाता है एक बड़े प्रमोशन पर। ऐसी स्थिति में फैमिली, बच्चे, इन सब का जो है पूरा का पूरा हैंडलिंग गड़बड़ होने वाला है। यानी या तो आप अपने बच्चों को, वाइफ को लेकर साथ जाइए या उनको छोड़िए। अब दोनों में से ये बात हुई और दोनों ने ये फैसला लिया कि एक कोई जो है नौकरी छोड़ेगा, तो नौकरी कौन छोड़ेगा? तो पति बोलेगा, आप बोलेंगे ना कि मेरा प्रमोशन हुआ है, मेरी सैलरी ज्यादा है, तो इसलिए तुम नौकरी छोड़ दो और वहां पर देख लेना, अगर कोई काम मिलेगा तो वहां पर ज्वाइन कर लेना। तो आप इस तरीके से वहां पर चले जाते हैं। अगर सेम सिचुएशन आपकी वाइफ के साथ हो जाए, यानी अगर किसी लड़की का, किसी महिला का वह प्रमोशन हो गया और बहुत अच्छे पोस्ट पर प्रमोशन किसी दूसरे स्टेट में हुआ, तो क्या उसका पति भी उसका अपनी नौकरी छोड़कर वह उसके साथ जाएगा और वहां पर दूसरी कोई नौकरी, अल्टरनेटिव नौकरी सर्च करेगा? आप अपवादों की बात करना छोड़ दीजिएगा, एक्सेप्शन नहीं, एक्सेप्शन तो है ही, आप में से बहुत से लोग ऐसा कर सकते हैं अगर वहां पर कोई करना चाहे, ऐसे दो चार एग्जाम्पल तो मिल जाते हैं। लेकिन इन जनरल अगर हम बात करें तो प्रिविलेजेस हैं, ये प्रिविलेजेस पुरुषों के पास हैं, कुछ हिडन हैं और कुछ बिल्कुल दिखते हैं एक्सप्रेसिव मैनर में। हम अमूमन एक्सप्रेसिव मैनर में जो देखते हैं उस पर ज्यादा डिबेट करते हैं, जो हिडन होता है उस पर हम डिबेट नहीं करते। ट्रांसजेंडर के बारे में आपने सुना होगा, समलैंगिकों के बारे में। कई बार महिलाएं जो हैं वो अपने को विक्टिम के रूप में प्रेजेंट करती हैं, मतलब, और ये सही भी है, महिलाओं के साथ तो अन्याय और शोषण हुआ भी है। लेकिन कई बार जो रेडिकल फेमिनिस्ट होती हैं उनकी सुई केवल और केवल एक ही नेचर ऑफ एक्सप्लॉयटेशन पर जाकर रुक जाती है, और वो महिलाओं की। लेकिन यही और पुरुष और महिलाएं, ये दोनों मिलकर ट्रांसजेंडर का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। क्या आपने कभी ये ध्यान दिया कि आपके आसपास, आपके परिवार में, आपके पड़ोस में कोई ट्रांसजेंडर आपके साथ खेलता था, जिसे आप किन्नर कहते हैं? क्या वो इंसान नहीं है? क्या आपने कभी ये या ध्यान दिया, कभी नोटिस किया कि आप जिस स्कूल में पढ़ते थे वहां कोई एक ट्रांसजेंडर बच्चा भी आपके साथ, आपका मित्र पढ़ता था? कॉलेज में कोई ट्रांसजेंडर आपको मिला? जहां जॉब करते हैं वहां कोई ट्रांसजेंडर मिला? सवाल यह है कि ये ट्रांसजेंडर आखिर कहां गायब हो जाते हैं अगर उनका एग्जिस्टेंस है? वह केवल शादियों में और विवाह के मौके पर क्यों दिखाई देते हैं, अपवादों को छोड़कर? अब आप नाम ये मत बताइएगा कि वो वहां पर मेयर हैं, वो वहां पर एमएलए हैं।
ये दो चार एग्जाम्पल छोड़कर नॉर्मली आज भी यहां पर ट्रांसजेंडर जो है वो एक्सप्लॉयटेशन के शिकार है, अलग अलग तरीके से, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। हर कोई एक तरीके का एक्सप्लॉयटेशन जो है, एक नेचर ऑफ एक्सप्लॉयटेशन हटता है, दूसरा नेचर ऑफ एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट होता है। पुरुष महिलाओं को जो है वहां पर एक्सप्लॉइट करते हैं, पुरुष और महिला जो ऊंची जाति के हैं वो दोनों मिलकर नीची जाति के महिलाओं या पुरुषों का शोषण करते हैं। या जो मेन सोसाइटी के लोग हैं, जैसे इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में, मैं आप लोगों से बोलूं कि नॉर्थ ईस्ट के बारे में कुछ बताइए, क्या आपने पूर्वोत्तर भाई, आप बताइए कि नागालैंड कहां, मणिपुर क्या है, उसके बारे में क्या जानते हैं, अरुणाचल प्रदेश के बारे में क्या जानते हैं। आप में से अधिकांश लोग राष्ट्रवादी बातें करेंगे, नेशनलिस्ट जो है बातें बोलेंगे कि हाँ भारत के हिस्से हैं, लेकिन आप कभी उनके बारे में नहीं जानते हैं, उनके लैंग्वेज, उनके कल्चर के बारे में, उनके रहन सहन, उनके खान पान, सुनी सुनाई बातें आपके दिमागों में होती हैं। दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट के लोग जब वहां आते हैं, ये सब प्रिविलेजेस की बात कर रहे हैं, दिल्ली में अगर कोई नॉर्थ ईस्ट का बच्चा आता है तो अक्सर उसे सुनने में आता है, लोग उससे जब मिलते हैं तो बोलते हैं कि आर यू फ्रॉम फॉरेन, तुम क्या जापान से हो, तुम क्या चाइना से हो, तुम क्या कोरिया से हो, क्योंकि उनकी मंगोलाइट जो रेस है उसकी वजह से उनसे आप उनको कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। क्या ये यहां पर फेयर है? उनको क्या ये जो फॉरेनर आप बना रहे हैं, क्या ये जो है आपको लगता है कि ये सही है? और फॉरेनर इसलिए आप एक्सक्यूज देंगे कि अब क्या किया जाए, जब चेहरा वैसा ही मिलता है। तो यहां पर मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, आप चंद दिन उनके साथ गुजारिए, पूर्वोत्तर के साथ, और आप नॉर्थ ईस्टर्न जो इंडिया है, आप ये डिफरेंशिएट करने में सक्षम हो जाएंगे कि ये अरुणाचल प्रदेश के हैं, ये मणिपुर के हैं, ये मेघालय के हैं। जैसे हम ये बता सकते हैं कि कौन साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया का है वहां पर, या हम लोगों की बोली और लोगों के पहनावे के आधार पर ये बता देते हैं कि ये आप हरियाणा के हैं क्या, आप राजस्थानी हैं क्या, आप यूपी के हैं, आप बिहारी हैं क्या। ये सारी चीजें जो हैं हम यहां पर नॉर्थ इंडिया में करते हैं। आप भी उनके साथ इंटरेक्शन नहीं है तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है कि आप प्रिविलेजेस जो है फील करते हैं, उनके पास प्रिविलेजेस नहीं है, वो चीजें उनके साथ आती हैं। तो हमारे यहाँ एक लेयर ऑफ जो है यह हायरार्की जो है, ये जो एक्सप्लॉयटेशन है वो दिखाई देती है अलग अलग रूपों में। हर कोई किसी दूसरे का एक्सप्लॉयटेशन करता हुआ दिखाई देता है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है वो ऐसे प्रिविलेजेस को खत्म करने की बात करता है, एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस की बात करता है, विशेषाधिकारों के अभाव की बात करता है। मतलब कि यहां पर बोला जाता है कि सभी लोग यहां पर एक समान हैं। तो यानी यहां पर इक्वल ट्रीटमेंट जो है बोला जाता है कि सभी के साथ समान व्यवहार किया जाए। यहां इक्वल ट्रीटमेंट की बात की जाती, सभी के साथ कैसा किया जाए, समान व्यवहार किया जाए। हमारे प्रीएम्बल में इक्वालिटी को दो रूपों में देखिए देखा गया है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो यहां पर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह इक्वालिटी को दो रूपों में देखता है। तो इक्वालिटी जो है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटीज, तो यहां पर समता, स्टेटस, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता और अवसर की अपॉर्चुनिटी। यहां पे ये अपॉर्चुनिटी जो है यहां पर है अवसर की समानता। तो प्रतिष्ठा का मतलब क्या है, व्हाट इज स्टेटस? स्टेटस का मतलब है पोजीशन आपकी क्या है सोसाइटी में, समाज में आपकी स्थिति क्या है। तो समाज में दो तरीके हो सकते हैं आपकी स्थिति के, एक हो सकता है हॉरिजॉन्टल स्टेटस, एक होता है वर्टिकल। आपको सोसाइटी, वर्टिकल सोसाइटी होगी तो आप ऊंची नीची में बटे हुए होंगे, पुरुष महिला में, ऊंची जाति नीची जाति में, उत्तर भारत दक्षिण भारत या पूर्वोत्तर में आप बटे होंगे। आप उसमें सुपीरियरिटी इंफीरियरिटी का एक कॉम्प्लेक्स होगा। लेकिन यहां इक्वल स्टेटस की बात की जा रही है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, यानी सभी लोग हॉरिजॉन्टल सोसाइटी में एक जैसी स्थिति में। वी ऑल आर सिटीजन ऑफ इंडिया, हमारी एक आइडेंटिटी है। हमारी आइडेंटिटी कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज ये सब नहीं है, हमारी आइडेंटिटी क्या है, सिटीजन ऑफ इंडिया। और इसलिए अंबानी जी जितने ताकतवर हैं उतने ही ताकतवर विनीत अनुराग भी हैं। यानी कि ये मेरे अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए कि सामने अंबानी जी आ गए और मैं वहां पे गस्त खा के गिर जाऊं कि मैंने अंबानी जी को देख लिया, या अंबानी जी से बहुत ज्यादा शर्म खाऊं। मेरा अपना अधिकार है, उनका उनका अधिकार है।
अगर कहीं एक जगह पर कोई एक बड़ा ऐसा सेलिब्रिटी पहुंचता है और वहां पर जो है बाकी के लोग सहम कर डर कर वहां से हट जाएं और अपने जो सिविल राइट्स हैं उनको वहां पर न मांगे, तो ये गलत है। नोटबंदी हुआ, नोटबंदी में लाइन लगी, लाइन जब वहां पर लगेगी तो क्या उस लाइन में वह केवल और केवल वहां पर मैं जो है लाइन में खड़ा रहूंगा और बड़े लोग लाइन में नहीं खड़े रहेंगे? अगर ऐसा है तो यह इक्वालिटी ऑफ स्टेटस नहीं है। यानी अगर कोई भी पैसा लेने आएगा तो उसे खड़ा, ये ठीक है कि आप खुद नहीं आ रहे, आप किसी दूसरे को भेज दे रहे हैं, तो वहां पर जो है आप वो कर रहे हैं तो उसमें गलत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप आएंगे और लाइन हटाइए और सीधे आप अंदर घुस जाइए। अगर ऐसा हो रहा है कि आपको किसी खास वजह से प्रिविलेज दिया जा रहा है आपकी पोजीशन की वजह से, तो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस नहीं होगा। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी कि आप शहरों में रहते हैं, आपके पास 5G, अब तो आ रहा है 5G, और यहां पर जो है नेटवर्क की बड़ी अच्छी सुविधा है, आप आराम से क्लास देख रहे हैं। इसी वक्त इमेजिन कीजिए कि कोई गांव में पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर और पीपल के पेड़ पर, आम के पेड़ पर चढ़कर कोशिश कर रहा है कि कहीं नेटवर्क मिल जाए और थोड़ी सी क्लास कर लें। ऐसे भी लोग हैं जिनके पास फैसिलिटीज नहीं, ये अपॉर्चुनिटी नहीं है, वहां पर वो बुक्स तुरंत के तुरंत अवेलेबल नहीं है, आपके पास हो सकते हैं। उनके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, आपके पास हो सकते हैं। आप में से बहुत से लोगों के पास जो है वह अपॉर्चुनिटी इक्वल नहीं है। गांव और शहर में रहने वाले, और शहर और जो मेन जो यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं और जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र हैं या जो नॉर्थ के क्षेत्र हैं बहुत दूर दराज के, वहां पर वो सारी फैसिलिटीज नहीं है या अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो अपॉर्चुनिटी क्या है, यहां पर इक्वल होनी चाहिए, ये यहां पर बोला गया है। अब अंतिम वर्ड जो यहां पर है उसकी तरफ चलते हैं और वो है फ्रेटर्निटी। तो यहां पर 10वां वर्ड जो हमारा है प्रियम्बल का, फ्रेटर्निटी का मतलब बंधुत्व, और बंधुत्व का मतलब क्या होता है? बंधुत्व का, फ्रेटर्निटी का मतलब होता है जहां पर हम एक वननेस की फीलिंग हमारे अंदर होती है, यानी हम ये कहते हैं कि हम क्या हैं, एक हैं, वननेस की फीलिंग है, या यहां पर जो है हम की भावना होती है, वी सेंटिमेंट। यहां पर वी सेंटिमेंट, हम की भावना होती, जहां पर टुगेदरनेस होता है, साथ साथ होने की भावना, जहां पर टुगेदरनेस होता है, जहां साथ साथ होने की भावना होती है, वननेस, एक होने की भावना जहां पर होती है। तो फ्रेटर्निटी, हम भारत के लोग, हमारा जो अपना एक शेयर्ड कल्चर है, हमारा अपना एक शेयर्ड आइडेंटिटी है। भारत की खासियत क्या है, हम यहां पर अलग होकर भी एक हैं। हमारी भाषा अलग हो सकती है, लेकिन हमारा वे ऑफ लाइफ, हमारा वैल्यू सिस्टम वो अलग नहीं। हम एक शांत दुनिया चाहते हैं, हम अहिंसा की बात करते हैं, हम यहां पर वह एम्पैथी, सिंपैथी, जो ह्यूमन वैल्यूज हैं उनकी बात करते हैं, हम पुअर क्लासेस की बात करते हैं। हमारी जो सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, हमारी सोसाइटी के जो वैल्यू हैं, जो ट्रेडिशनल तरीके से इवॉल्व होते रहे, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं, वो हमें इंस्पायर्ड करते हैं कि हमारी एक कॉमन आइडेंटिटी है। हमने मिलकर लड़ाई लड़ी है अंग्रेजों से आज़ादी की, वो कोई हिंदू की लड़ाई नहीं थी, कोई मुस्लिम या सिख की लड़ाई नहीं थी, ये सबकी लड़ाई थी, सबने इस लड़ाई को जीता है। कोई एक क्रेडिट ले ले और दूसरा कहे कि वो कम्युनिटी नहीं शामिल थी, ये बिल्कुल गलत होगा, भारत के साथ ये एक बड़ा झूठ होगा। हम ये नहीं कह सकते हैं कि अजंता और एलोरा हमारा है और ताजमहल किसी और का है। इसी तरीके से कोई ये नहीं कह सकता है कि ताजमहल जो है वह हमारा है और अजंता एलोरा किसी और का है। इस तरीके के सेंटिमेंट जिनके अंदर होंगे वो इंडियन कहलाने के लायक नहीं होंगे। यह सेंस हमारे अंदर, जितना प्राउड हमको अपने अजंता एलोरा पर होना चाहिए, जितने हमारे टेंपल आर्किटेक्ट पर होना चाहिए, उतना ही हमें मस्जिदों पर होना चाहिए, उतना ही हमें यहाँ पर गिरजाघरों पर होना चाहिए, उतना ही हमें यहाँ पर जो है गुरुद्वारों पर होना चाहिए। जो बेहतरीन आर्किटेक्ट हैं उन पर हमारा होना चाहिए, प्राउड फील होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी शेयर्ड आइडेंटिटी है। हमारा जो लैंग्वेज है, हमारा जो कल्चर है, हमारा जो ड्रेसिंग सेंस है, हमारी जो फूड कल्चर है, वो पूरी दुनिया में यूनिक है। इतनी डाइवर्सिटी दुनिया में कहीं नहीं है, और ये हम लोगों को एक अलग यूनिक आइडेंटिटी हमारी देती है। जब हम बाहर जाते हैं, जब हम बाहर अपने आप को बताते हैं, तो हम बताते हैं कि हम बुद्धा की धरती से हैं, हम बताते हैं कि हम गांधी की धरती से हैं। चाहे आप हिंदू हो,
चाहे आप मुस्लिम हो, चाहे आप सिख हो, चाहे ईसाई हो, आप बताते हैं कि इंडिया, इंडिया को सुना है, हम इंडिया से हैं, तो कहते हैं कौन इंडिया, आप कहते हैं ताजमहल। तब आप ये नहीं सोचते हैं कि आप शाहजहां ने ताजमहल बनाया था या अशोक ने ताजमहल बनाया था। तो हम इस फ्रेटर्निटी, सेंस ऑफ फ्रेटर्निटी के साथ यहां पर रहते हैं। और यहां पर जब हम प्रियम्बल में फ्रेटर्निटी को देखते हैं तो यह दो रूपों में दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? यह कहता है कि फ्रेटर्निटी assuring the dignity of the individual, dignity of the individual and the unity and integrity of the nation। तो यहां पर दो चीजें वह आती हैं। तो दो चीजें वो कौन कौन सी हैं? एक तो पहला कि यहां पर डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, यानी इंडिविजुअल जो है डिग्निटी की बात, व्यक्तिगत गरिमा की बात की गई है। और दूसरा यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, राष्ट्र की एकता और अखंडता। तो जब हम व्यक्तिगत गरिमा की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारा भी सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए। डिग्निटी का मतलब क्या है? आपका अपना सेल्फ रिस्पेक्ट। फ्रेटर्निटी तब हो पाएगी देश में जब हम दूसरे के सेल्फ रिस्पेक्ट को क्या करेंगे? अप्रिशिएट करेंगे। एक रिक्शा वाला दिख रहा है, एक सब्जी वाला दिख रहा है, अब हमारे अंदर एक सुपीरियरिटी की भावना आ गई। अब हम उनको गाली गलौज का अधिकार हमारे पास आ जाता है, उन्हें हड़काने धमकाने का अधिकार हमारे पास आ जाता है। जहां पर भी, और ये सबसे बड़े कायरों की निशानी है, जो कायर लोग होते हैं वो अपने से कमजोर लोगों पर अपनी ताकत जरूर इस्तेमाल करते हैं। ये साइकोलॉजिकल फिनोमिना है जिससे उनका ईगो सेटिस्फाइड होता रहे, जिससे उनकी जो इनकैपेबिलिटीज है, इनकम्प्लीटनेस है, उसको कहीं ना कहीं एक ठप्पा लगता रहे। ये अधिकांश लोग करते हैं। डोमिनेंस इसलिए किया जाता है कि अपने से कमजोर लोगों पर डोमिनेंस कैसे किया जाए। और जहां जरूरी नहीं होता है वहां भी डोमिनेंस। कई बार तो जरूरी, आप कल को अधिकारी बनेंगे, आपके नीचे लोग काम कर रहे हैं, कलीग्स काम कर रहे हैं, अगर वो आप बहुत प्यार से बात करेंगे और फ्रेंडली रिलेशन बनाएंगे तो हो सकता है कि वो आपकी बात ही ना सुने, कैजुअल हो जाएं। तो वहां पर अथॉरिटी का इस्तेमाल करना है। लेकिन जहां जरूरत ही नहीं है वहां पर जानबूझकर अथॉरिटी को आप शोबाजी कर रहे हैं। अगर आपने त्रिपुरा का मामला देखा, आपने अभी छत्तीसगढ़ का मामला देखा कि एक जो डीएम साहब थे, दोनों जगहों पर बड़े पॉपुलर हो गए, तो वहां पर क्या बातें की गई कि क्या उन्होंने बहुत गलत काम किया? मतलब कोरोना काल में जो है, अगर जो डीएम साहब थे सैलेन जी त्रिपुरा में, अगर वो गए और उन्होंने कहा कि रात हो गई, आप लोग इतना भीड़ क्यों लगाए, तो ये गलत है? नहीं, तरीका गलत था। जो उनका तरीका था वो ब्यूरोक्रेसी का तरीका, वह अथॉरिटेटिव तरीका उन्होंने बना दिया, जबकि ब्यूरोक्रेसी डेमोक्रेटिक तरीके पे चलनी चाहिए। डेमोक्रेटिक तरीके का मतलब है कि वहां पर आपको अगर लगता है कि वो लोग गलत कर रहे हैं तो आपने चालान किया, आप उनको जो है जेल भेज सकते, जो आपको करना है आप सारा चीज कर सकते हैं कानूनी तरीके से। लेकिन उनके साथ ह्यूमिलिएट करना, उनको मारना, उनको गाली गलौज या उनके साथ रूडनेस प्रदर्शित करना, ये आपको अधिकार संविधान ने नहीं दिया है। और यही बात वह छत्तीसगढ़ के डीएम पर भी लागू होती है। आपको लगता है कि वो शख्स दवा के लिए नहीं, किसी और चीज के लिए बाहर निकले थे, कानून का उल्लंघन कर रहे थे, आप अंदर भेजिए। लेकिन जब आप सरेआम सामने वाले लोगों के रिस्पेक्ट को, सेल्फ रिस्पेक्ट को तोड़ते हैं तो इसका बड़ा गहरा घाव होता है। आप में से बहुत से लोग जो क्लास देख रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो केवल आईएएस पीसीएस की तैयारी इसलिए कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनका सेल्फ रिस्पेक्ट समय के साथ साथ टूटा है। किसी ने वहां पर एक जख्म लगाया है, तो उनके अंदर एक आग है कि हम अब अधिकारी बन के अपने उस सेल्फ रिस्पेक्ट को, खोए हुए प्राइड को फिर से लेकर आएंगे। बड़ा महत्वपूर्ण होता है सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर हम एक दूसरे के सेल्फ रिस्पेक्ट को अप्रिशिएट करने लगे, बड़ा प्यार मिलता है और यही फ्रेटर्निटी को बढ़ावा देता है। तो एक तो हमें हर एक व्यक्ति की डिग्निटी को जो है अप्रिशिएट करना है, और दूसरा यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। हम में से अधिकांश लोग सोशल मीडिया के जरिए, फेसबुक के जरिए कोई भी बात बोलने के लिए हम लोग फ्रिक्वेंटली कुछ भी बोल देते हैं। हम यहां पर कब हिंदू हो जाते हैं, कब मुस्लिम, कब सिख, कब ईसाई, कब जाति, कुछ समझ में नहीं आता है। कई बार हम यहां पर देखते हैं कि हिंदू बनकर मुसलमान और मुसलमान बनकर हिंदू की आलोचना कर रहे हैं, और अगले ही पल
हम ऊंची जाति और नीची जाति में बन जाते हैं, हम क्षत्रिय और यादव बन जाते हैं, हम पंडित जी और मौर्य जी बन जाते हैं और एक दूसरे को गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं। मतलब आपकी एक आइडेंटिटी अचानक शिफ्ट होती है और आप जिनको अपना फ्रेटर्निटी मानते थे कि ये हिंदू हैं, हम लोग एक हैं, हम मुस्लिम हम लोग एक हैं, आप हिंदुओं में बट जाते हैं और मुसलमान सिया और सुन्नी में बट जाते हैं। बड़े डिबेट चलते हैं कि अरे नहीं नहीं वो सुन्नी लोग हैं, वो सही तरीके का काम नहीं करते हैं, और ये सिया लोग हैं, ये लोग सही मुस्लिम नहीं है, इस तरीके की बातें चलती हैं। ये जो बंटवारा है, इससे ये पता चलता है कि हमारे अंदर क्या नहीं है, यूनिटी। यूनिटी एक सोशल कंसेप्ट है, सामाजिक यह जो है धारणा है। सामाजिक धारणा का मतलब लोगों के बीच में यह यूनिटी दिखनी चाहिए। और इंटीग्रिटी ज्योग्राफिकल कंसेप्ट है। ज्योग्राफिकल कंसेप्ट का मतलब क्या है कि हमारा 1 इंच टुकड़ा भी वह विदेशियों के पास न जाए। हमको अपने राष्ट्र की अखंडता, इंटीग्रिटी बनाकर रखनी है, ज्योग्राफिकल टेरिटोरियल इंटीग्रिटी जिसे हम कहते हैं। तो हमारा प्रियम्बल कहता है कि फ्रेटर्निटी, इसीलिए हमने कहा कि अभी हमने दैनिक जागरण में एक लेख भी कल लिखा हुआ था, तो उसमें अगर आप लोगों ने कल पढ़ा होगा तो देखा होगा कि अभी अरुणाचल प्रदेश का एक मामला चल रहा था कि एक जो है पंजाब के यूट्यूबर ने अरुणाचल प्रदेश के जो फार्मर जो एमपी थे एरिंग साहब, उनको कहा कि ये तो इंडियन लगते ही नहीं है और अरुणाचल प्रदेश तो चीन में है। ये कौन बोल रहा है? ये भारत का एक नागरिक और वो पंजाब का एक लड़का बोल रहा है। ठीक है कि वो लड़का है, उसको इतना कुछ मालूम नहीं है, जानकारी नहीं है, ऐसे लोग, लेकिन यही तो इंडिया बनता है, यही तो परसेप्शन बनता है। अभी कल को अरुणाचल, एक बार ऐसा हुआ कि मणिपुर के एक जो है मुख्यमंत्री भारत से वहां पर पहुंचे, मेघालय के, और उन्होंने कहा कि हम भारत से, विदेश से घूमकर अपने देश आ गए। इस पर बड़ा विवाद हुआ पूरे देश में कि मतलब वो लोग अपने को विदेशी मानते हैं, मतलब वो लोग जो है इंडिया में अपने आप को देखते ही नहीं। हम नागालैंड के बारे में बार बार सोचते हैं कि वो लोग तो विद्रोही हैं, भारत से अलग होने की बात करते हैं, क्योंकि हम भी तो प्रोत्साहित कर रहे हैं उनको अलग अलग होने की। चीन कहता है अरुणाचल प्रदेश हमारा है, हम चिढ़ जाते हैं, और हमारा ही कोई शख्स बोलता है कि अरुणाचल प्रदेश वह हमारा नहीं है, चीन का है। ये जो मेंटेलिटी है, इसलिए क्योंकि नॉर्थ ईस्ट को लेकर कोई यहां पर यूनिटी का भाव नहीं है, कोई इंटीग्रिटी का भाव नहीं है। तो ये, लेकिन अब ये 1-2 लोगों के आधार पर एक जनरल स्टेटमेंट पास नहीं किया जा सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि पूरा देश ऐसा ही है। वो लुधियाना का लड़का था, उसके दिमाग में जो भी चीजें आई, जैसे भी, चलिए ठीक है, वो एक लड़का हो सकता है, ऐसे ही कोई साउथ का हो सकता है कोई, लेकिन हमें यह ध्यान रखना होगा कि हमें देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए काम करने की जरूरत है। क्लियर है यहां तक? तो ये हमारा यहां पर जो है क्या था। अब आइए, प्रियम्बल के सारे टर्म हमने देख लिए हैं। अब हम अगले जो है वह टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमें क्या देखना है? हमें देखना है कि जो प्रियम्बल है उसको लेकर कौन कौन से जुडिशियल वर्डिक्ट आए हैं। तो प्रियम्बल को लेकर जो है यहां पर हम प्रियम्बल को देखने जा रहे हैं। इसमें हम लोग कुछ कुछ चीजें यहां पर देखेंगे। एक तो नेचर ऑफ प्रियम्बल क्या है। दूसरा हम देखेंगे कि अमेंडमेंटेबिलिटी कितनी है, इसमें अमेंडमेंट हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, जुडिशियल डिसीजन इस पर क्या है। ये सारी चीजें एक साथ हम लोग देख लेते हैं। तो पहली चीज ये है कि प्रियम्बल जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये नॉन इन्फोर्सेबल है। यानी कि आप जो है प्रियम्बल में जितनी चीजें पढ़े हैं, अब ये ऐसा नहीं है कि इनको लागू कराने के लिए आप जो है वह कोर्ट जा सकते हैं। प्रियम्बल नॉन इन्फोर्सेबल है। ये क्यों है, पहले इसको थोड़ा सा समझिएगा। इन्फोर्सेबल, नॉन इन्फोर्सेबल का मतलब ये है कि जो चीजों को अगर लागू नहीं किया जा रहा है, आप न्यायालय जाइए और जबरदस्ती लागू करवाइए। प्रियम्बल तो आइडियल्स है ना, ये आइडियल्स हैं, ये वैल्यू हैं, और यहां पर इनको कैसे जो है ये किया जा सकता है। जो हमारे आदर्श हैं, यहां पर उन आदर्शों को वह कैसे किया जा सकता है, और यहां पर जो है जो आइडियल्स हैं, जो वैल्यूज हैं, वो इंप्लीमेंट नहीं किए जा सकते हैं। मतलब जैसे हमने कहा स्वतंत्रता, तो ये एक लंबी प्रक्रिया है। समानता ये हमेशा ऐसा बना रहेगा कि अभी भी स्वतंत्रता नहीं आई, अभी भी आजादी नहीं, अभी भी समानता पूरी तरीके से कंप्लीटली, ये सारी चीजें कभी भी नहीं हो सकती हैं, ये ग्रेजुअल फॉर्म में होती हैं। तो आइडियल्स और वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, वह पूरी तरीके से कंपल्सरी नहीं बना सकते। तो इसलिए ये क्या होते हैं, नॉन इन्फोर्सेबल होते हैं। लेकिन
यहां पर एक दूसरा डिबेट इनको लेकर आया, और वो दूसरा डिबेट क्या था? दूसरा डिबेट था कि क्या हमारा जो प्रियम्बल है वो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं। तो यहां पर कि प्रियम्बल जो है इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, ये एक बड़ा जो है सवाल यहां पर आया। तो यहां पर जो है प्रियम्बल के बारे में बोला गया, तो एक दो केसेस यहां पर बड़े इंपॉर्टेंट थे, उनको समझते हैं। एक है बेरुबारी केस। बेरुबारी केस 1960। यह केस क्या था कि हमारी पाकिस्तान मतलब देश जब आजाद हुआ तो इंडिया और पाकिस्तान का डिवीजन हुआ, तो पाकिस्तान का जो ईस्टर्न पाकिस्तान, जिसे आजकल आप बांग्लादेश कहते हैं, उसके साथ जो हमारा बॉर्डर था बंगाल के पास, पश्चिम बंगाल के पास, तो एक टेरिटरी, एक बेरुबारी क्षेत्र था। और हमारी सीमाएं कुछ इस तरीके की थी। सीमाएं मतलब इस तरीके से, मतलब कि अब जैसे मान लीजिए ये पाकिस्तान का इलाका है और घिरा किससे? भारत के गांव से है, और इसी तरीके से ये भारत का इलाका लेकिन घिरा पाकिस्तान के गांव से है। तो हमारा हिस्सा कुछ उनके क्षेत्र में अंदर चला गया था, उनका हिस्सा हमारे। बॉर्डर इस तरीके से अंग्रेजों ने डिसाइड किया हुआ था। बड़ा डिस्प्यूट यहां पर होता था। कहा गया ऐसा न हो कि अगर ऐसे हम एक लाइन खींच दें, ये हिस्सा जो पाकिस्तान का है भारत को दे दिया जाए, भारत का जो हिस्सा है वो पाकिस्तान को दे दिया जाए। ऐसा अगर कर लें तो क्या गलत है? इससे हमारी एक सुविधा हो जाएगी, बॉर्डर हमारा क्लियर हो जाएगा, बॉर्डर मैनेजमेंट करना अच्छा हो जाएगा। कहा गया ठीक है। लेकिन अब सवाल ये आया कि क्या ये जो हमारा बेरुबारी रीजन है, क्या वाकई इसको इंडिया पाकिस्तान को दे सकता है? ये एक बड़ा सवाल आया बेरुबारी केस में। इसमें कई और प्रश्न अपने आप शामिल होते गए। जैसे अब इसमें सवाल ये था कि अगर इंडिया अपने जो है टेरिटरी को दे सकता है, तो क्या इसकी सॉवरेंटी पर सवाल नहीं खड़ा होगा? क्या इसकी संप्रभुता पर सवाल नहीं खड़ा होगा? तो यह भी सवाल यहां पर था कि क्या ऐसा किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, हमारी टेरिटरी दूसरों के पास जाएगी। उस वक्त जो है यहां पर यह भी सवाल चल रहा था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये जो प्रियम्बल है, ये प्रियम्बल क्या यहां पर वह पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है, मतलब संविधान का भाग है या नहीं है। हम जो है प्रियम्बल के अकॉर्डिंग क्यों चल रहे हैं? प्रियम्बल में लिख दिया गया है सॉवरेन। प्रियम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है? प्रियम्बल का कोई रोल है या नहीं है? यह भी एक सवाल बना। और इसके साथ साथ कि क्या जो है प्रियम्बल में अमेंडमेंट हो सकते हैं या नहीं। तो देखिए क्या इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया। उन्होंने कहा, पहली चीज उन्होंने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न भाग है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना संविधान का अभिन्न भाग है। सॉरी, संविधान का भाग नहीं है, ये आगे के केस में आया था। बेरुबारी केस में बोला गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इट इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या संविधान का भाग नहीं है। पहला इन्होंने ये बोला। दूसरा इन्होंने कहा जो हमारे संविधान का भाग ही नहीं तो उसमें संशोधन नहीं हो सकता, इसलिए इसमें संशोधन भी नहीं हो सकता, इसलिए यह अमेंडेबल नहीं है, इट इज नॉट अमेंडेबल। यह इसका संशोधन, इसमें संशोधन नहीं हो सकता है। ये बेरुबारी केस में बोला गया, नहीं हो सकता है। फिर क्या था? लेकिन इन्होंने कहा कि प्रस्तावना क्या है, ये इन्होंने कहा कि यह संविधान निर्माताओं के विचारों को, मस्तिष्क को जानने की कुंजी है। इट इज की टू द जो है माइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर हैं उनके माइंड को जानने का क्या है, की है, ये कुंजी है। इन्होंने कहा कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को जानने की कुंजी है, के मस्तिष्क को जानने की कुंजी है। फिर यहां पर जो है, ये तो था पहला मामला। कौन सा मामला? 1960। अब दूसरा मामला आया केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती वाद 1973।
केशवानंद भारती केस जो था, इसमें जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो प्रियम्बल को यहां पर बोला गया कि ये गलत बात है कि प्रियम्बल वो पार्ट नहीं है, प्रियम्बल बिल्कुल पार्ट है, ये संविधान का अभिन्न हिस्सा है। हाँ, ये अलग बात है कि इसका एक स्वतंत्र अस्तित्व है, क्योंकि प्रस्तावना के बाद संविधान अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2 इस रूप में देखा जाता है। यह इंडिपेंडेंट होते हुए भी यह पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन खोलेंगे तो पहले प्रियम्बल ही तो दिखेगा, फिर पार्ट 1 दिखेगा और यहां से आर्टिकल 1, आर्टिकल 2 इस तरीके से चीजें स्टार्ट होंगी। यही तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन पहले कौन दिखेगा? प्रियम्बल। तो प्रियम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, इनका कहना था, और स्वतंत्र रूप में अन्य भागों से अलग रहते हुए। तो इन्होंने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न भाग है। प्रियम्बल इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का अभिन्न भाग, इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अभिन्न भाग है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। दूसरा इन्होंने कहा संविधान का अभिन्न भाग है, और इन्होंने कहा कि इट इज अमेंडेबल, इसमें संशोधन संभव है, प्रस्तावना में संशोधन हो सकते हैं। प्रस्तावना में संशोधन हो सकते हैं। तीसरा, यह अन्य भागों से स्वतंत्र है। अन्य भागों से स्वतंत्र, लेकिन भाग है। इन्होंने कहा कि यह प्रस्तावना क्यों जरूरी है। उन्होंने कहा कि जहां कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रावधान में अगर एम्बिग्विटी पाई जाती है, तो उस एम्बिग्विटी की सिचुएशन में फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की व्याख्या करने में प्रियम्बल बहुत मदद करेगा। हम किसी अनुच्छेद को पढ़ रहे हैं और हमको समझ में नहीं आ रहा है कि संविधान निर्माता क्या चाहते थे, ये प्रावधान क्यों उन्होंने लिखा था, तो हमें प्रियम्बल की तरफ मूव करना चाहिए और देखना चाहिए प्रियम्बल के थ्रू हम इंटरप्रेट कर सकते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर उस प्रोविजन के लिए क्या सोचते थे। तो प्रस्तावना को न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना जहां भी संविधान की भाषा अस्पष्ट हो, जहां भी लैंग्वेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में एम्बिग्विटी हो, जहां भी संविधान की भाषा में अस्पष्टता हो, वहां प्रस्तावना उसकी व्याख्या में सहायक होगा। उसकी व्याख्या में, फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोविजन, व्याख्या में सहायक होगा। ये यहां पर केशवानंद भारती केस में बोला गया था। जब एक बार यहां पर यह बोला गया, तो यहां से एक तीसरा और बड़ा इंपॉर्टेंट सा केस आया। केशवानंद भारती केस में एक और डिसीजन था। डिसीजन क्या था? चूंकि अब संविधान में उस वक्त संशोधन की बात चल रही थी, 29 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था उसी वक्त, उसको लेकर एक डिबेट चल रहा था। आगे जब हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, तब वहां पर हम बताएंगे कि 29वां संविधान संशोधन क्या था। अभी फिलहाल केशवानंद भारती केस के दौरान संविधान के संशोधन को चल रही थी और कहा जा रहा था कि सरकारें अंधाधुंध संशोधन कर रही, और अगर ऐसा ही ये प्रक्रिया चलता रहा तो भारत सरकार पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके एक नया संविधान बना देगी। न्यायालय डर गया। न्यायालय का कहना था कि देखिए, संशोधन तो इसलिए दिया गया है अधिकार कि समय और परिस्थिति के अनुसार चीजें बदलती हैं, तो कुछ कुछ चीजें चेंज होनी चाहिए, लेकिन हमारा मेन मोटिव, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के जो आइडिया थे, जो बिलीव्स थे, वो नहीं खत्म होंगे ना। तो हमें मूलतः मोटा मोटी अपने जो बेसिक फीचर है उनको तो बनाए रखना है संविधान में। कुछ तो चीजें संविधान में ऐसी हैं जो खत्म नहीं की जानी चाहिए। हाँ, बाकी की चीजें जो है बदलते रहिए समय के साथ। तो केशवानंद भारती केस में यह बोला गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, बेसिक फीचर होता है, जो जिसका अमेंडमेंट नहीं हो सकता है। आप पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट कीजिए, उसका अमेंडमेंट नहीं कीजिएगा। आगे चलकर 1994 में एक केस आया। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे SR बोम्मई।
इनके बारे में भी आगे हम लोग बात करेंगे जब अनुच्छेद 356 पढ़ेंगे। तो एसआर बोम्मई केस में ये सवाल उठा कि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसमें क्या शामिल है। तो केशवानंद भारती केस में तो बहुत चीजें बता दी गई थी, एसआर बोम्मई केस में बोला गया कि प्रियम्बल इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया गया। इसका मतलब समझते हैं, यानी आज की स्थिति यह है कि प्रस्तावना में आप जितने शब्द एग्जिस्टिंग वर्ड यूज किए गए हैं इनको आप अमेंडमेंट करके खत्म नहीं कर सकते, पार्लियामेंट इनको खत्म नहीं कर सकती। नए वर्ड इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन जो प्रियम्बल का अभी इस वक्त है एग्जिस्टेंस, आप इन वर्ड को खत्म नहीं कर सकते। अभी आपने सुना होगा एक बड़ा डिबेट चल रहा था कि सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड कुछ लोग डिमांड कर रहे हैं कि संविधान से निकाल दिए जाएं। पार्लियामेंट ये काम नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर है और बेसिक स्ट्रक्चर का अमेंडमेंट नहीं हो सकता है। और किस केस में बोला गया? एसआर बोम्मई केस। तो अगला केस जो है एसआर बोम्मई केस के रूप में है 1994। इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने कहा कि प्रस्तावना संविधान का आधारभूत ढांचा और केवल प्रस्तावना ही नहीं, इन्होंने अलग से सेकुलरिज्म को भी संविधान का आधारभूत ढांचा है और पंथ निरपेक्षता भी संविधान का आधारभूत ढांचा। ये एसआर बोम्मई केस में बोला गया। तो कई बार ये केस वगैरह से भी क्वेश्चन क्या है बन जाते हैं। अब आइए एक दूसरी चीज देखते हैं, और वो क्या है? अमेंडमेंट इन प्रियम्बल। तो प्रस्तावना में संशोधन कब हुआ है? तो आज तक केवल एक बार हुआ है। प्रस्तावना में संशोधन केवल एक बार हुआ है। तो प्रस्तावना में संशोधन जो है वो एक बार हुआ है, और वो कब हुआ है? 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और इसके थ्रू यहां पर 3 वर्ड जो हैं मीनिंगफुल वर्ड, वैसे तो 4 जो हैं आप बोल सकते हैं वर्ड यूज किए गए। क्या क्या? सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, है ना? ये 4 हो गए। एंड इंटीग्रिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी हुआ ना। लेकिन मीनिंगफुल जो वर्ड हैं वो 3 हैं। सोशलिस्ट टर्म यूज किया गया, टर्म सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये 3 टर्म यूज किए गए प्रियम्बल में। तो कौन कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और जो है अखंडता। अब आइए, ये तो आपका प्रीलिम्स से रिलेटेड जितने क्वेश्चन प्रियम्बल से हो सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग तो वो मैंने यहां पे डिस्कस कर लिए। फिर भी अगर आपको लगता है तो आप इस पे कोई भी सवाल ग्रुप में पूछ लीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपको वो सारी चीजें बताई जा सके। लेकिन मेरे हिसाब से सारे क्वेश्चन प्रीलिम्स के प्रियम्बल से रिलेटेड अब डिस्कस हो गए। अब हम लोगों को देखना है मेंस से रिलेटेड जो यहां पर क्वेश्चन है, डिबेट है, उनको एक एक करके देखेंगे। तो पहले हम लोग यहां पर मेंस की तरफ चलते हैं कि मेंस में जो क्वेश्चन हैं उनको एक एक करके देखते हैं। तो यहां पर अब आइए, मेंस जो है पॉइंट ऑफ व्यू से अब हम देखने जा रहे हैं। आंसर राइटिंग हम लोग अब करने जा रहे हैं, यानी उत्तर लेखन अब हम लोगों को ये करना। चलिए पहले छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस उठाते हैं और उसके बाद फिर हम लोग उस पर डिस्कस करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रियम्बल why is it
called the political horoscope of Indian Constitution. ठीक है, मतलब क्या है क्वेश्चन हिंदी में? प्रस्तावना के महत्व का वर्णन कीजिए। प्रस्तावना के महत्व का वर्णन कीजिए। इसे भारतीय संविधान का राजनीतिक जनपत्री क्यों कहा जाता तो मान लीजिए कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तो अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे? पहले हम आंसर फॉर्मेटिंग, हमने कहा धीरे धीरे एक एक कदम उठाना है और सॉलिड तरीके से हमें सीखना है आंसर राइटिंग कैसे करते हैं। स्टेप वाइज स्टेप समझिएगा। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप ये कहता है कि आप पहले कि जो लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन है उसको डिकोड करें, यानी आपको डिमांड ऑफ द क्वेश्चन ये समझना होगा। लैंग्वेज, जो क्वेश्चन का लैंग्वेज है उसको यहां पर भाषा को समझना होगा। तो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन यानी प्रश्न की मांग जितना आप सही तरीके से समझेंगे, आप उतना बेहतर यहां पर क्या है आंसर लिख पाएंगे। तो पहले हम लोग यही स्टेप देखते हैं, फॉलो करते हैं। जैसे इसमें क्या बोला गया है कि डिस्क्राइब करने के लिए, यहां पर ये हमें डिस्क्राइब करने की बात करता है। डिस्क्राइब किस चीज की? वर्णन करने की बात करता है। किस चीज की? इंपॉर्टेंस ऑफ प्रियम्बल। तो पहला पार्ट यहां पर है इंपॉर्टेंस ऑफ प्रियम्बल, यानी इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ प्रियम्बल। दूसरा, व्हाई इज इट कॉल्ड द पॉलिटिकल होरोस्कोप ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? क्यों बोला जाता है? तो व्हाई पॉलिटिकल होरोस्कोप तो ये दो यहां पर देखा जाता है, प्रश्न पार्ट 1 पार्ट 2। फिर आप देखेंगे कि यहां पर ये कितना वर्ड लिमिट है। मान लीजिए मैं अभी आपको 200 वर्ड में ये लिखने की बात करता हूं, तो हमारे दिमाग में अब क्या बनना चाहिए कि डिमांड ऑफ क्वेश्चन हमने यहां पर देखा कि दो पार्ट यहां पर हैं जो हमें आंसर में लिखने हैं, और कितने शब्दों में लिखने हैं? 200, 150, 125। तुरंत ये हमें देखना होगा। फिर क्या है यहां पर? अब हमें ये समझना है, हमने कहा बैलेंस आंसर होना चाहिए। अब हमें देखना है वेटेज किसको कितना देना है, यानी कितने वर्ड 200 में इसको और कितने इसको देना है। डिस्क्राइब इंपॉर्टेंस ऑफ प्रियम्बल ये ज्यादा वेटेज का है या पॉलिटिकल होरोस्कोप के पीछे के आर्गुमेंट ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये हमें डिसाइड करना होगा, या इक्वल इंपॉर्टेंस है। ये क्वेश्चन देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं, यानी प्रैक्टिस करते करते ही यहां पर हम ये पता लगा पाएंगे कि इस पार्ट को ज्यादा वेटेज देना है या इस पार्ट को। कई बार वो फैक्चुअल चीजें जब पूछते हैं, इंफॉर्मेटिव चीजें पूछते हैं, तो उस पर बहुत ज्यादा हम वेटेज नहीं देते हैं, और एनालिटिकल जो पार्ट होते हैं वहां पर ज्यादा, यानी जिसमें जितने डायमेंशन होंगे क्वेश्चन का वो पार्ट अपने आप लंबा होता जाएगा। लेकिन यहां पर ये जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें दोनों इक्वल जो हैं यहां पर स्थिति में दिख रहे हैं, तो हम यहां पर 100 वर्ड्स और 100 वर्ड्स इन दोनों को दे सकते हैं अपने आंसर में। तो हमारे दिमाग में एक फ्रेमवर्क बनना स्टार्ट हो गया कि 100 वर्ड में हमको लिखना है। और वर्ड कैसे काउंट होंगे? इसमें
सारे वर्ड काउंट होंगे, 1 2 3 4, ये सारे वर्ड जो हैं यहां पर काउंट किए जाएंगे। तो इसलिए जो है यहां पर ऐसा देखा जाता है। अब दूसरी चीज क्या है कि एक स्टेप जो है यहां पर जब हम आए, स्टेप 1 डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, अब यहां से हमने जो है अपने आंसर लिखने की शुरुआत की। स्टेप 2 यहां पर आएंगे। स्टेप 2 में हम पहले क्या करेंगे, हमारा जो स्ट्रक्चर है, पहले तो इंट्रो का शुरुआत होता है। इंट्रो हम कैसे लिखते हैं, अगर आप इस क्वेश्चन को यहां पर कहीं से कुछ भी स्टार्ट कर देंगे लिखना, तो 40-50 शब्द तो आपके यूं ही निकल जाएंगे और आप मेन जो क्वेश्चन है उसके साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे। तो पीसीएस आईएएस, अब कोई भी एग्जाम हो, इस वक्त की स्थिति है कि आपको इंट्रोडक्शन में बैकग्राउंड नहीं बनाना है, अननेसेसरी की स्टोरी नहीं बनानी है। क्वेश्चन ही अपने आप में क्या होना चाहिए, वह इंट्रो की शुरुआत होनी चाहिए। जैसे हम कैसे आंसर लिख सकते हैं अगर कोई भी टॉपिक पे आएगा, जब हमें इंट्रो लिखना है तो एक तरीका है, पहला जो ट्रेडिशनल तरीका होता है उसको कहते हैं कि हम वहां पर डिफिनीशन से स्टार्ट करते हैं। यानी पहला तरीका है जो पूछा जाए उसकी परिभाषा या उसके फीचर, यह ट्रेडिशनल तरीका है, या उसके बैकग्राउंड को हम यहां पर लेते हैं। हम अपना जो है जो इंट्रो लिखते हैं, एक तरीका है जैसे पूछा जाए वैश्वीकरण के दौर में महिलाओं की स्थिति पर विचार करें, तो आपने लिखा कि वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जहां विश्व के सभी देशों में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्तर पर एकीकरण देखा जा रहा है और यह एक वैश्विक गांव के रूप में परिवर्तित होता जा रहा है। आपने क्या किया, डिफाइन ही तो किया। फीचर आपने वहां पर बताया, जैसे यही क्वेश्चन है तो आपने बताना स्टार्ट किया कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, क्योंकि प्रस्तावना के माध्यम से संविधान के मूल्यों, विचारों, आदर्शों की जानकारी प्राप्त होती है या झलक प्राप्त होती है, कुछ भी। तो उसके फीचर से आपने वहां पर आंसर स्टार्ट किया। बैकग्राउंड कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित प्रस्तावना भारतीय संविधान के दर्शन को स्पष्ट करती। लंबा यहां पर आंसर नहीं होना चाहिए, आंसर जो है वह सिंपल सेंटेंस वाले होने चाहिए, लंबा आंसर नहीं। इंट्रो हमें कोशिश करनी है कि 15 to 20 वर्ड में यहां पर कन्फाइन करना, और जो हम इंट्रो लिखें वो हमारे क्वेश्चन से डायरेक्टली रिलेटेड हो। अब ये हमें सीखना है, प्रैक्टिस करना है। तो हमने क्या कहा कि एक तरीका क्या हो गया, 3 तरीके हैं। यहां पर हमने लिखना स्टार्ट कर दिया कि प्रस्तावना जो है वो हमने कहा कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, जहां जो संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की जानने की कुंजी है। इसीलिए केशवानंद भारतीवाद में प्रस्तावना को के महत्व पर विचार करते हुए कहा गया कि जहां कहीं भी संविधान की भाषा अस्पष्ट हो वहां संविधान की व्याख्या करने में प्रस्तावना सहायक है। यानी आप जो है यहां से क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं, वह जुडिशियल इंटरप्रिटेशन जितने आपने पढ़े हैं या जितने विचारकों ने बोला है, आप नाम मत लीजिए ठाकुरदास, भार्गव, एन पालकीवाला, इन सब का, बस उनकी चीजें। यहां पे आपने आंसर लिखना स्टार्ट किया, प्रस्तावना संविधान की कुंजी है जिसके माध्यम से संविधान की व्याख्या में सहायक होती है। आपने एक लिख दिया। किसी ने लिखा कि प्रस्तावना वह संविधान की राजनीतिक जन्म कुंडली है जो हमें शासन के प्रकार, प्रणाली, स्वरूप, उद्देश्य आदि के बारे में जानकारी देती है। आप अलग अलग, और ये एक सिंगल लाइन हम कह रहे हैं, ये अपने आप में एक लाइन आपका कंप्लीट, एक सेंटेंस आपका क्या हो गया, इंट्रो हो गया। अब इसको बहुत ज्यादा कहानी नहीं बनानी है। तो एक तो तरीका इंट्रो का लिखने का ये होता है जो अभी के क्वेश्चन में है, लेकिन क्वेश्चन तो अलग अलग तरीके के भी आएंगे। दूसरा तरीका जो होता है वो डिफिनीशन का नहीं होता, जो आजकल का तरीका है वो क्या है कि करंट के इवेंट से जो है वहां पर हम शुरू करते हैं। जब पेपर 2 में जो हम पढ़ रहे हैं यहां पर, या फिर पेपर 3 में जो कि करंट से जुड़े हुए टॉपिक वाले हैं, यहां आंसर लिखना होता है तो बहुत सी चीजें करंट में चल रही होती हैं। अगर आप वहीं से आंसर शुरू कर देते हैं तो बहुत अच्छा माना जाता है। जैसे एक एग्जांपल मान लीजिए
कि एग्रीकल्चर से क्वेश्चन आया और कहा गया कि भारत में कृषि और कृषकों की दशा हमेशा से उपेक्षित रही है। अपने विचार दीजिए। एग्रीकल्चर एंड फार्मर जो हैं ये हमेशा से निग्लेक्टेड रहे हैं। तो आप अपने ओपिनियन यहां पे दीजिए। आप क्या लिखेंगे? तो आप बोलेंगे, तो इसका तरीका, आंसर इंट्रो लिखने का तरीका क्या होगा कि आपने कोई एक रिपोर्ट, आप यहां पर क्या बता सकते हैं कि कोई एक रिपोर्ट आपने कोट कर दिया, कोई आपने यहां पर एक्ट, कानून कर दिया, कोई कमेटी ने कुछ बोला है आपने उसको कोट कर दिया, कोई भी डेटा आपके पास है आपने उसको यहां पर जो है कोट कर दिया। तो करंट में जो चीजें चल रही हैं आप उनको कोट करके आप आंसर लिख सकते हैं कि हाल ही में ये रिपोर्ट में कृषकों और कृषि की ये दशा बताई गई है, या हाल ही में एनएसओ के नए आंकड़े बताते हैं कि अब किसान अपने आगे की पीढ़ी को खेती में नहीं देखना चाहते हैं। कृषि और कृषकों की स्थिति को बताने के लिए ये एनएसओ का आंकड़ा या रिपोर्ट पर्याप्त है। आपने ऐसे ही स्टार्ट कर दिया एक सेंटेंस में, और बहुत बहुत कॉम्पैक्ट आपका इंट्रो यहां पर शुरू होगा। तो जितना इफेक्टिव इंट्रो आपका होगा, आपका उतने अच्छे मार्क्स आने की पॉसिबिलिटी होगी। तो ये हमें ट्रेंड होना है अपने आप को, इतना अच्छा हमें लिखना है इंट्रो के लेवल पर। तो करंट इवेंट्स जो हैं आप उनके द्वारा वहां पर आपने बताया कि हाल ही में कृषि कानूनों के लागू होने के बाद किसानों और कृषि की स्थिति को लेकर लगातार चर्चा हो रही है, क्योंकि जहां एक तरफ परंपरागत कृषि को सरकार आधुनिक कृषि में परिवर्तित करना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ किसानों की स्थिति में अब तक कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं आया है, जिसके कारण ये कानून फार्मूला जो है कृषि कानून वह विरोधाभासी से दिखाई देते हैं। तो आप जो है वहां पर क्या कर सकते हैं कि कोई करंट में हमने कहा कानून आया, कुछ किसी रेफरेंस से लंबा ना हो, आप वहां पर आंसर स्टार्ट कर सकते हैं। तीसरा होता है ट्रेंड। ट्रेंड का मतलब क्या है? प्रवृत्ति। ट्रेंड का मतलब होता है एक समय पहले क्या था, एक समय के बाद क्या हो। जैसे हम 90s के पहले, 90s के बाद देखते हैं, हम 2008 के पहले, 2008 के बाद देखते हैं, हम कोविड के पहले और कोविड के पोस्ट कोविड ऑर्डर में देखते हैं और पहले देखते हैं। हम यहां पर बोल सकते हैं कि आफ्टर 90s इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन जो है उसने एग्रीकल्चर, यानी हम बोल सकते हैं कि 1990 के बाद आर्थिक उदारीकरण ने भारत में कृषि और गांव के स्थान पर शहर और उद्योग केंद्रित यानी अर्बन एंड इंडस्ट्री सेंट्रिक ग्रोथ मॉडल को प्रमोट किया, जहां पर विलेज एंड फार्मर निग्लेक्टेड होते रहे, जहां कृषि और गांव वो क्या है, उपेक्षित होते रहे। तो आप एक ट्रेंड ले रहे हैं 90 के पहले, 90 के बाद। आप एक ट्रेंड वहां पर लेते हैं कि कोविड, कोई भी क्वेश्चन आता है तो वहां पर आप बताएंगे कि कोविड के बाद से अब ये प्रवृत्ति देखी जा रही है, या 2008 की आर्थिक मंदी ने ये कर दिया, 2001 के आतंकी हमले ने ये कर दिया। कोई एक आपने पॉइंट ले लिया कि उसके पहले और उसके बाद, उसके कुछ फीचर्स के आधार पर आप उस क्वेश्चन का क्या कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक? इंट्रो कैसे लिखे जाते हैं? तो पहले हमें क्या करना है, इंट्रो के लेवल पर काम करना होता है। फिर यहां पर इंट्रो के बाद उसका बॉडी पार्ट जो होता है वो हमें फोकस करना होता है। बॉडी पार्ट में क्या होता है, हम अपने आंसर को कैसे लिख सकते हैं? एक तरीका है कि हम अपने आंसर को पैराग्राफ वाइज लिखें, और एक होता है बुलेट फॉर्म में पॉइंट वाइज लिखें। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे आंसर लिखते हैं। आप पॉइंट वाइज आंसर भी लिख सकते हैं और पैराग्राफ वाइज भी। बहुत से लोग का यह सवाल है। बस इतना समझिए कि अगर आप केवल और केवल पैराग्राफ के हिसाब से लिखने की कोशिश करेंगे तो आपको अधिक वर्ड लेने की जरूरत पड़ेगी, यानी अधिक शब्दों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सेंटेंस फॉर्म करते करते आपको चलना होगा कंटिन्यूटी के साथ। क्योंकि वर्ड लिमिट बहुत कम है, यानी कम शब्द में लिखने होते हैं, तो केवल पैराग्राफ का तरीका काम नहीं करेगा। लेकिन अब यहीं पर दूसरे लोग, और खासकर आप में से जो लोग टेक्निकल बैकग्राउंड से आए हैं, बीटेक करने वाले, बीएससी करने वाले, जो लोग ह्यूमैनिटी से आए हैं, वो थोड़ा बहुत मोर और लेस वो जानते हैं लैंग्वेज फॉर्म करना। और जो लोग अभी जो है वह टेक्निकल जो स्ट्रीम से यहां पर आए हैं, वो लैंग्वेज फॉर्म करना नहीं जानते।
आर्टिस्टिक लैंग्वेज उनके पास नहीं है और जरूरत भी नहीं है आर्टिस्टिक लैंग्वेज की, लेकिन इतने ड्राई सेंटिमेंट के साथ, इतने ड्राई फीलिंग के साथ उनके जब आंसर आते हैं सीधे पॉइंट पॉइंट पॉइंट, तो वो इरिटेट करता है एग्जामिनर को। आप बिल्कुल भी जो है, और बहुत से आजकल तो टॉपर्स वगैरह के ऐसे आंसर भी सर्कुलेट हो रहे हैं जिसमें उन्होंने बस यूं इधर उधर कुछ खींच दिया है, कुछ जो है गोला बना दिया है, उसमें ये निकाल दिया वो निकाल दिया और बता दिया बस हमारा आंसर हो गया। हमने तो कुछ लिखा ही नहीं, हमने तो फ्लो चार्ट से पूरा आंसर कर लिया। बिल्कुल इस गलत फहमी मत रहिएगा कि केवल फ्लो चार्ट और केवल जो है पॉइंट्स देने से आपको आंसर मिलेंगे। कई लोग अपने क्वेश्चन की शुरुआत पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 से शुरू कर देते, ऐसा नहीं। इंट्रो एक आपका एक सेंटेंस का जरूरी है, पहले उसको अच्छे से पकड़ बनाइएगा। अगर आप एग्जाम, कोई भी जो कॉपी चेकर होगा वो इन सब चीजों को नोटिस करेगा, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज हमने कहा कि दोनों का हाइब्रिड मॉडल होना चाहिए। पैराग्राफ में भी लिखिए, पॉइंट में लिखिए। जहां पर भी आपको इंफॉर्मेटिव होना है, आपको डायमेंशन बताने हैं, जहां पर अलग से डायमेंशन कई बताने हैं, आपको जहां पर आर्गुमेंट देने हैं, वहां पर आप जो है मतलब जहां सूचना देनी हो, जहां आपको आयाम बताना हो कि इसके ये आयाम है, जहां आपको तर्क देना हो कि इसके पक्ष में ये तर्क है, इसके विपक्ष में ये तर्क है, वहां पॉइंट वाइज लिखिए। और जहां पर आपको लगे एनालिटिकल आपको आंसर लिखना है, यानी एनालिटिकल जो है लैंग्वेज जहां पर जरूरत हो वहां पर जो है वह यानी विश्लेषणात्मक भाषा, विश्लेषण कहीं पर करनी हो, विश्लेषणात्मक भाषा। और ये कहां पे होता है एनालिटिकल लैंग्वेज? पैराग्राफ वहीं पे रहिए, एक इंट्रो और एक जो है वो कंक्लूजन। इन दो जगहों पर आप जो है लैंग्वेज के फॉर्म में रहिए और उसके बाद जो है वहां पर आप पॉइंट फॉर्म में हो जाइए, तो ये एक ठीक ठाक इंप्रेशन वहां पर दे देगा। तो पहली चीज है बॉडी पार्ट में ये समझना है कि आपको पैराग्राफ पॉइंट वाइज दोनों को लेकर चलना है, एक मिक्स मॉडल लेकर चलना है। कई बार ये ध्यान रखना है कि कोई क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो बड़े अपने आप में एक्सप्लेनेटरी होते हैं, यानी बड़ी इंफॉर्मेशन उसमें आपके पास होते हैं, आपको बहुत लिखने का मन करता है। लेकिन हमने कहा 200 अगर वर्ड है तो 200 वर्ड, 150 है तो 150, अगर उससे ज्यादा आप लिख रहे हैं तो आप दो तरफ से गलती कर रहे हैं। एक तो 150 से 200 लिखने पे आपको कोई मार्क्स एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, ये भूल जाइए आप, उल्टा कट अलग से जाएगा। और दूसरा कि आगे जो क्वेश्चन आप लिख पाएंगे वो नहीं लिख पाएंगे 3 घंटे के अंदर। तो इसलिए करना क्या होता है, जब हमको लगता है कि हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन उस क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा है और हम इंप्रेस करना चाहते हैं एग्जामिनर को, तो दूसरी चीज यहीं पे आ जाती है फ्लो चार्ट की। अब फ्लो चार्ट का इस्तेमाल सीखिए। कुछ चीजें, जैसे अगर मान लीजिए कि एक क्वेश्चन 200 शब्द का आया, हमारे पास 5 पॉइंट है, आई हैव 5 पॉइंट्स, 5 हमारे पास बिंदु हैं और 5 जो बिंदु मेरे पास हैं उन बिंदुओं पर हमने वहां लिखना स्टार्ट किया। हमको लगा कि इस क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं, 5-5 पॉइंट लिखने हैं और फिर 200 शब्द में नहीं हो पाएगा, तो हमने क्या किया, 3 पॉइंट लिख दिया पक्ष में, 3 पॉइंट लिख दिया विपक्ष में, और 2-2 पॉइंट जो हम और लिख सकते थे उसको हमने बना दिया फ्लो चार्ट। यानी एडिशनल इंफॉर्मेशन जो हो आप उनको फ्लो चार्ट में प्रदर्शित कर दीजिए। फ्लो चार्ट क्या होता है, जैसे एक सिंपल तरीका फ्लो चार्ट का क्या होता है, सर्किल वाला, कि कोई चीज आपको बतानी है, आपने जैसे कि सेक्युलरिज्म को आपको बताना है, तो आपने सेक्युलरिज्म लिखा और उसके फीचर्स जो हैं इस तरीके से आपने 4 पॉइंट बता दिए, 5 पॉइंट बता दिए। अब इसमें से 2-3 को एक्सप्लेन कर दीजिए, 2-3 मत एक्सप्लेन कीजिए। एग्जामिनर को यह समझ में आ गया कि हाँ इसको 6-7 पॉइंट मालूम थे, 3-4 इसने एक्सप्लेन कर दिया है, 3-4 अंडरस्टूड है लेकिन वर्ड नहीं है, नहीं तो लिख लेता, और वो 3-4 पॉइंट देख के ये समझ जाएंगे कि हाँ ये ठीक लिख लेगा। तो एक तरीका ये होता है कि जहां पर जब बहुत हमारे पास टाइम और जो है वर्ड, इसकी कमी जब देखी जाती है तो हम फ्लो चार्ट इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं। और कौन से फ्लो चार्ट के तरीके होते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप कर दीजिए। कोई 2 चीजों में कंपेयर करना है, आपने बताया कि 1992 में, आपने बताया 1992 और 2020, आपने कहा 1992 में जो हमारे यहाँ जो यहाँ पर गरीबी थी वो मान लीजिए कि यहाँ पर 42% थी और 2020 में 21% है। ठीक,
तो हमने एक ग्राफ यहां पे दिखा दिया इस तरीके से। तो ये जो है ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी आप यहां पर कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका होता है आपको अपने आंसर लिखने का। क्लियर है? तो यहां पर आपका दूसरा तरीका क्या है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के माध्यम से। ये कुछ कुछ चीजें आप कर सकते हैं। फिर बॉक्स में आप तुलनात्मक चीजें करनी है तो आप सीधे दो चीजें वहां पर करिए। एक तरफ जो भी आपको लिखना है वो लिख दीजिए, दूसरी तरफ इसके केवल की पॉइंट्स आपने ऐसे लिख दिए और उसको एलेबरेट कर दीजिए, देखने में भी अच्छा और वहां पर जो है तो कुछ इस तरीके से चीजें। चौथा क्या है, आप यहां पर जो है वह अगर जहां पर आपको लगता हो कि मैप, इंडिया के मैप, तो इंडिया का जो मैप है उस पर तो एक्सपर्टाइज हासिल कर लीजिए कि आप तेजी से वहां पर दिखा सकें अगर कोई चीज आपको दिखाना हो। तो इस तरीके से कई मेथोडोलॉजी हैं। आगे जब हम लोग आंसर पे ज्यादा ज्यादा डिस्कस करेंगे तो ये सब हम कवर करेंगे। कल मेरा टारगेट रहेगा कि अगले के आधे घंटे में हम लोग पहला जो काम करेंगे, प्रियम्बल के कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन हम लोग एक बार लिखेंगे, मतलब क्लास में ही हम लोग कल उस पर डिस्कस करेंगे और तब हम लोग फंडामेंटल राइट की तरफ बढ़ेंगे। तो एक बार ये सारा चीज रिवाइज कर लीजिएगा। नोट्स आप लोगों के पास मिल चुका है, नोट्स रटा हुआ होना चाहिए। और अब आपको मालूम ही है कि संडे को आपका क्या होने वाला है, टेस्ट होने वाला है। तो उसके लिए आप जो है वहां पर क्या है, मेंटली प्रिपेयर्ड रहें। ठीक है, तो मिलते हैं फिर हम लोग कल और उसके बाद आगे बात करते हैं। थैंक यू।